लेट स्टार्ट विद अर्दन डैम। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में माई नदी पे, वो आपका अर्दन डैम का एग्जांपल है। अर्दन डैम क्या है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले इनसे बने कॉम्पेक्शन के बाद, वो आपका बेटा अर्दन डैम था। अब बात है कि अर्दन डैम में जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो, इनमें स्ट्रेंथ कहां से आएगी? इंटरनल फ्रिक्शन से। जो आपको पता है कि सोइल के जो पार्टिकल है उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होगा, शियर स्ट्रेंथ होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, तो उनकी वजह से उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी बेटा। और अर्दन डैम बेटा काफी टाइम से चले आ रहे हैं। 1930 में तक आपका अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस बेसिस बताता था पहले आपका। उसके बाद क्या हुआ, आप सभी ने पढ़ा पहले प्रीवियस सेमेस्टर में सॉइल मैकेनिक्स, उसमें पढ़ा होगा। सॉइल मैकेनिक्स में डिफरेंट टेस्ट है, सॉइल अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करती है, या सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कौन से हैं, और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो ये जब हमने स्टडी कर ली, तो इसके बाद क्या है, पहले हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन से डैम का कंस्ट्रक्शन करते थे, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, हमें सॉइल की प्रॉपर्टी पता लगी, तो उन डेवलपमेंट को यूज करके हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि इकोनॉमिकल डिजाइन हो सके। कुछ डैम बता रखे हैं, ब्यास में जो है 116 मीटर का है, रामगंगा 125 मीटर, स्विट्जरलैंड में जो डैम है 156 मीटर का है, ऐसे ही यूएसए में जो डैम आपका 224 मीटर का। तो डिफरेंट एग्जांपल आपके हैं, रसिया में 300 मीटर का है अर्दन डैम। अब सबको पता है कि मटेरियल कौन कौन सा है, क्ले मटेरियल है, सैंड है, रॉक है, मींस ग्रेवल। ये टिपिकल जो आपका फिगर दिख रहा है बेटा, इसमें देख पा रहे हो सभी लोग, अंदर क्ले है कोर में, उसके बाद क्या है, सैंड का यू कैन सैंड की लेयर है, उसके बाहर ग्रेवल का लेयर है, देन जो स्टोन पिचिंग और ब्लॉक्स लगा रखे हैं बाहर में। तो क्या बेटा रिवर्स कर सकते हैं, क्या क्ले को बाहर रखें, अंदर स्टोन रखें, तो क्या कोई फायदा होगा उससे? कभी सोचा ऐसा कि क्ले ही इनर कोर में क्यों है? मुझे इतना बताओ, ग्रेवल, सैंड और क्ले सबसे लेस परवियस कौन सा होगा तीनों में से? ये तो पढ़ा होगा ना बेटा सॉइल मैकेनिक्स में, कि ग्रेवल, सैंड और क्ले तीनों में से लेस परवियस कौन सा होगा? वो इनर साइड में होगा। क्ले सबसे लेस परवियस है, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। जो सबसे लेस परवियस होगा, हम क्या चाहते हैं कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाए, ताकि पानी यहां से सीप करता हुआ पास ना करे इस स्ट्रक्चर को। क्लियर है? तो यहाँ कोर जो है इम्परवियस से बनाया गया है, इसलिए क्ले को यूज किया गया बेटा यहाँ पे। ये आपका इसका प्रैक्टिकल फिगर है अर्दन डैम का, जो जो आपने देखे तभी। क्ले का कोर होगा, देन सैंड होगा, देन बाहर ग्रेवल होगा, स्टोन पिचिंग होगी। अब बात आ रही कि अर्दन डैम 3 टाइप के हैं। होमोजीनियस अर्दन डैम पहला टाइप आपका, जो फिगर दिख रहा है आपको, वो आपका होमोजीनियस अर्दन डैम है। और इस वाले में क्या है, ड्रेनेज फिल्टर बेटा प्रोवाइड किया गया है। अर्दन डैम ही है, होमोजीनियस ही है, उसके अंदर ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर ड्रेनेज फिल्टर नहीं है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिल्टर अप्रॉन लास्ट चैप्टर में, ऑफलाइन क्लास में। बात आ रही कि होमोजीनियस अर्दन डैम क्या है। जैसा नाम में लग रहा है कि होमोजीनियस मींस क्या है, एक टाइप के ही मटेरियल से बना हो। पूरा डैम एक टाइप के ही मटेरियल से बना हो, उसे बोलेंगे होमोजीनियस अर्दन डैम। अब बात आ रही है कि वही प्रॉपर्टी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से यू कैन से स्ट्रेंथ लेगा मटेरियल आपका, लो परमिएबिलिटी हो, वो तुम चाहते ही हैं ताकि पानी सीप ना कर पाए।
क्लियर है। समटाइम्स ए ब्लैंकेट ऑफ रिलेटिवली impervious मटेरियल may be placed to the upstream phase. A homogeneous earthen dam is usually built when only one type of material is economically available. जैसा पहले देखा था, ज्यादा हाइट ना चाहिए उस केस में, तो हम लोग होमोजीनियस अर्दन डैम को प्रेफर करेंगे। अब बात आ रही है इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। एक ही मटेरियल से बना है तो सीपेज के चांस ज्यादा होते हैं। पाइपिंग फेलियर सबने पढ़ा है, पाइपिंग फेलियर सॉइल मैकेनिक्स और प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया बेटा पाइपिंग फेलियर के बारे में, तो वो इसमें होने के चांसेस ज्यादा है बेटा। अब अगर मान लो आपने ड्रेनेज फिल्टर दे रखा है तो क्या होगा, उसे कोर प्रेशर रिड्यूस होगा डाउन स्ट्रीम पे, तो पाइपिंग फेलियर के चांसेस कम होंगे। क्यों, जितना प्रेशर डेवलप होगा वो रिलीज कर पाएगा। जब वहां पे मैंने ड्रेनेज फिल्टर लगा रखा है तो वहां से पानी पास हो सकता है, तो वहां पे एक्सिस हेड डेवलप नहीं हो पाएगा, मीन्स पाइपिंग फेलियर होने के चांस कम हो जाएंगे बेटा आपके। नेक्स्ट बेटा आपका आता है जोन्ड अर्दन डैम। देखो अर्दन डैम में क्या था, एक सिंगल टाइप के मटेरियल से बना, इसमें देखो एक जोन बनाया गया है, ये जो लेयर दिख रही है वाली, ये लेयर इम्परवियस कोर था अंदर। उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन फिल्टर ऑफ मेडिको परमिएबिलिटी। क्लियर है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थ dam usually adopted is the zone earth dam, as it lead to an economic and more stable design of dam. Zoned embankment are usually provided with a central impervious core covered by a comparatively pervious transition zone, then which is finally surrounded by a much more pervious outer zone. तो डिफरेंट जोन बने हुए बेटा, इसमें डिफरेंट जोन बने हुए आपके। कोर होगा इम्परवियस, देन ट्रांजिशन जोन थोड़ा जिससे ज्यादा परवियस होगा, फाइनली आपका जो आउटर है वो परवियस लेयर का होगा। क्लियर है। इसीलिए से बोला गया कि जोन्ड अर्दन डैम सस्ता भी है, स्टेबल भी है बेटा। जो परवियस जोन होगा बाहर का उसे क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। इनक्लोज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इम्परवियस कोर को प्रोटेक्ट करेगा, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका। ये जो सेंट्रल जो आपका इम्परवियस था उसका मेन काम क्या है, सीपेज को रिड्यूस करना। अगर पानी डैम के थ्रू पास हो रहा है, फायदा है क्या फिर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका टाइप है डायफ्राम टाइप डैम। फिगर दिखा रहा हूं बेटा एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि डायफ्राम टाइप अर्दन डैम क्या है। ये जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, चाहे कंक्रीट की हो, ये स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं डायफ्राम। ये चाहे कंक्रीट का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे अदर मटेरियल का हो, एक डायफ्राम प्रोवाइड करेंगे, इसे बोलते हैं डायफ्राम टाइप अर्दन डैम। डायफ्राम टाइप एम्बैंकमेंट हैव a thin impervious core which is surrounded by earth or rock fill. The impervious core called diaphragm. क्लियर है। जो आपका impervious core था प्रीवियसली देखते हुए आ रहे थे आप, वो क्या है यहाँ पे, उसे डायफ्राम बोला गया। किस किस से बना हो सकता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोइल का, तो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कौन कौन से मटेरियल है, कंक्रीट, स्टील, टिम्बर एंड एनी अदर मटेरियल। क्लियर है। ताकि मेन पर्पज क्या है बेटा हमारा, हमेशा याद रखना कि कोर इम्परवियस कोर का हमारा मेन पर्पज क्या है, सीपेज को रोकना बेटा हमारा, ये मेन पर्पज हमारा इम्परवियस कोर का। द डायफ्राम टाइप एम्बैंकमेंट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जोन्ड एम्बैंकमेंट डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द कोर। इफ द थिकनेस ऑफ डायफ्राम एट एनी एलिवेशन इज लेस देन 10 मीटर or less than the height of embankment above the corresponding elevation, the dam embankment is considered to be diaphragm type. क्या बोला गया, जब इस डायफ्राम की थिकनेस 10 मीटर से कम हो या हाइट से कम हो तो तब बोलेंगे इसको डायफ्राम टाइप अर्दन एम्बैंकमेंट एज कंपेयर टू जोन टाइप अर्दन एम्बैंकमेंट। क्यों बेटा, इसमें देखा ना सोइल भी तो सकती है प्रीवियस कोर में। आप बोलोगे सर फर्क क्या रहा, फिर प्रीवियस वाले में और इसमें फर्क क्या रहा। फर्क क्या है कि हाइट 10 मीटर ज्यादा नहीं होगी, या एम्बैंकमेंट की हाइट से इसकी थिकनेस जो आपकी है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। ये आपका फिगर था।
ये एक टिपिकल फिगर अर्दन डैम का। अब वन बाय वन कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। एक बार रफली देख लो कौन कौन से कंपोनेंट है इसके अंदर। ये आपका इनर कोर बोला गया, इम्परवियस कोर है, क्लियर है। उसके बाद देखो ट्रांजिशन फिल्टर है, ये आपकी अपस्ट्रीम साइड थी, ये आपकी डाउन स्ट्रीम साइड है। ट्रांजिशन फिल्टर अगेन, फिर क्या वेव प्रोटेक्शन, जो वेव एक्शन होगा पता आपको। वाटर है, वाटर के पास वेलोसिटी है, क्लियर है। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, वाटर के पास वेलोसिटी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वेव बनेगी, वेव एक्शन होगा, तो उससे वेव प्रोटेक्शन बोला गया। रिप रेप आगे बताएंगे क्या है ये। देन फ्री बोर्ड, ये क्या है, अप स्ट्रीम ब्लैंकेट यहाँ पे तो है। ये टो ड्रेन है, ये आपका इंटरनल ड्रेन है, इसे शेल बोला गया है। ये आपके ये कट ऑफ वॉल्स है, ये आपका फाउंडेशन है डैम का। नीचे क्या है, रॉकी स्ट्रेटा या इम्परवियस स्ट्रेटा, जहां पे डैम आपका रिलाई कर रहा है, क्लियर है। ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहला कोर वॉल क्या है, द वॉल प्रोवाइडेड इन द सेंटर ऑफ डैम, सबको पता है, जो याद है क्ले इम्परवियस लेयर, वो आपकी क्या कोर वॉल। डैम सेक्शन फॉर वाटर टाइटनेस, सीपेज को रोकने के लिए, हमेशा याद रखो। इम्परवियस कोर, कोर वॉल किस लिए है, सीपेज को रोकने के लिए। किससे बनाएंगे, क्ले प्रीफर करेंगे, क्यों, क्योंकि क्ले सबसे कम परवियस है और यूकेन से ज्यादा इम्परवियस है, इसीलिए क्ले को यूज करेंगे बेटा। द विड्थ एट द टॉप शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर एंड बॉटम पे क्या होना चाहिए, 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ डैम के बराबर भी उस पे। The soil is used in contact with core wall should be of good quality, और उससे उसका कॉम्पेक्शन यूनिफॉर्मली अच्छे से करना है बेटा। It divide the dam into two portion, saturated portion on the upstream and dry portion on the downstream। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो मेरा ये डैम है, यहाँ पे क्या है, इम्परवियस कोर है कोई, तो क्या होगा, पानी इसमें पास तो नहीं कर सकता, लेकिन पानी यहाँ तक आ सकता है। क्यों, यहाँ ग्रेवल सैंड है, वहां तो बेटा वो तो परिवेश है, वहां से तो पानी आ सकता है। तो ये क्या होगा, ये जोन क्या होगा बेटा, ये जोन आपका सेचुरेट हो जाएगा, ये वाला जोन, जबकि पानी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इम्परवियस है ये, इसीलिए ये वाला जोन ड्राई रहेगा आपका। इसलिए लास्ट जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि सेचुरेट जोन एंड ड्राई जोन दोनों को डिफरेंशिएट करता है आपका कोर वॉल। सेकेंड आपका केसिंग है, बिल्कुल कॉमन सा नाम है, सबको पता है। आउटर पोर्शन डैम का जो केसिंग होगा, कॉम्पैक्ट करना है उसको। रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट देगा, स्लिप के अगेंस्ट। अगला आपका टो है, सबको पता है टो के बारे में। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रॉक पीसेज और बोल्डर larger than 20 centimeter dia, or you can say size. It help to prevent slogging of the toe due to seepage flow and increase the stability of dam. इरोजन जो होगा, मिट्टी कट के जो बाहर जाएगी उसको रोकेगा बेटा ये आपका, क्लियर है। नेक्स्ट आपका स्टोन पिचिंग है बेटा। Pitching of 30 to 45 centimeter thickness is provided by laying stone of 30 centimeter size, जिनका वेट क्या है 40 to 50 kg वेटेड, जिनका ड्रेसिंग करके उनको आप स्ट्रीम स्लोप पे लगाया जाएगा। ड्रेसिंग मींस क्या होता है, उनकी जो शेप है उसमें कुछ अल्ट्रेशन चेंज करके, ड्रेसिंग करके उसको आप स्ट्रीम साइड में लगाया जाएगा, ताकि क्यों, पानी है, वेलोसिटी है, वहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहां इरोजन के चांस ज्यादा है, तो वहां पे स्टोन का पिचिंग करना पड़ेगा ताकि उसका इरोजन कम से कम हो बेटा। नेक्स्ट आपका है टर्फिंग है। टर्फिंग क्या है, ये टर्म बेटा कई बार पूछ लेते एग्जाम के अंदर। टर्फिंग क्या है, टर्फिंग इट इज प्लांटिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास कॉल्ड हराली। एक टाइप की घास हराली, उसको लगा देना। क्यों लगा रहे हैं टर्फिंग में, क्या फायदा उसका, उससे फायदा क्या है, इट प्रोटेक्ट द डाउन स्ट्रीम स्लोप फ्रॉम इरोडिंग एक्शन ऑफ रेन वाटर। जो पानी है उसका वजह से इरोजन हो रहा है, उससे रोकेगा। मान लो ये आपकी बेटा स्लोप है डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे क्या करो, यहाँ इस स्लोप पे यहाँ पे लगा दो, घास लगा दो, यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल है यहाँ पे उसका इरोजन नहीं होगा रेन वाटर की वजह से, क्योंकि एक टाइप का ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा पहले, तो इरोजन उसका नहीं होगा। नेक्स्ट बार में सबको पता है, तो कॉमन सा टर्म में हमने पूरे चैप्टर में कैनाल के अंदर पढ़ा था अच्छे से।
बर्म क्या होता है, और वो सेम ही क्राइटेरियाज के हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेन वाटर कलेक्ट करना और डिस्पोज करना इसको सेफली आपका, टू प्रोवाइड रोडवे फॉर व्हीकल के लिए रोडवे प्रोवाइड करना, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लोप। अब बात आ रही है सीपेज लाइन क्या है या फिरेटिक लाइन क्या है। ये आई थिंक ये डायग्राम आपने सॉइल मैकेनिक्स में शायद देखा हो, अगर ना देखा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड सेचुरेशन लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये टर्म सुना होगा HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बेटा ये। इट इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन द डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द डैम। इस लाइन से नीचे पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डैम में बेटा। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द फिरेटिक लाइन कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस लाइन पे जो प्रेशर होगा वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इक्वल टू जीरो क्यों माना है, कि हमने क्या मान लिया कि रिलेटिव प्रेशर बेटा विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। क्या बोला, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का है उतना ही प्रेशर इस लाइन पे होगा, तो क्या हो गया, रिलेटिव क्या हो गया, देखो 1 atm, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे भी 1 atm है, तो क्या हो गया, इसके रिलेटिव कितना, जीरो हो गया बेटा। 1 atm माइनस 1 atm कितना बचा, जीरो, तो इसलिए बोला गया जीरो। एक्चुअल में क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ये क्या है, रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर जीरो प्रेशर है, क्योंकि इक्वल प्रेशर है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, इसलिए बोला गया। तो कोई पूछे फेरेटिक लाइन क्या है, ऐसा बोल सकते हो, ऐसी लाइन जिसके सभी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा प्रेशर आपका। Above the phoretic line there is zone of capillary saturation called capillary fringe zone बोलते हैं, और वहां आपका नेगेटिव प्रेशर होगा। देखो बेटा, इससे नीचे पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे ऊपर नेगेटिव प्रेशर कैसे होगा, कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर राइज करेगा, इसीलिए वहां पे नेगेटिव बेटा प्रेशर होगा आपका। ये टिपिकल फिगर है इसका। बात आ रही है कि अर्दन डैम के फेलियर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोलिक फेलियर, सेकेंड वन बेटा आपका है स्ट्रक्चरल फेलियर, थर्ड वन आपका है अर्थक्वेक फेलियर, फोर्थ वन आपका सीपेज फेलियर। ये आपका सिलेबस में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ रहा है हाइड्रोलिक फेलियर। लास्ट क्लास में बताया था कि आवर टॉपिंग क्या होगा, the water may overtop the dam if the design flood is underestimated। आपने जो डिजाइन किया फ्लड मान के चले जो कि इतना वॉल्यूम आएगा फ्लड में या इतना डेप्थ ऑफ वाटर आएगा, अगर उससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ओवरटॉपिंग हो जाएगा बेटा उसका पानी का। और इफ द स्पिलवे, आपका जो स्पिलवे बनाया आपने, ओपनिंग बनाई है डैम के थ्रू, उसकी कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है, उस केस में क्या हो गया, ओवरटॉपिंग, ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम पे तो बेटा पानी पहुंच गया ना। पर्पज क्या था हमारा, उस पानी को वहीं स्टोर करके रखना। क्लियर है, वो पर्पज फुलफिल नहीं हो पा रहा, इसीलिए बोला गया इसको हाइड्रोलिक फेलियर। नेक्स्ट आपका बेटा आ रहा है इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेज, द वेव डेवलप नियर द टॉप वाटर सरफेस ड्यू टू विंड ट्राई टू नोच आउट और इरोड, यू कैन से सोइल को इरोड करने का ट्राई करेगा वो। तो क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, देखो अपस्ट्रीम पे स्टोन पिचिंग बोला गया, याद आ रहा है, या मैंने बोला नाम आगे आएगा रिप रेप, वो यही है बेटा स्टोन पिचिंग। क्लियर है सभी को, वो कर देंगे ताकि इरोजन ना हो। क्रैकिंग ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन, ये क्या है, फ्रोस्ट इन द अपर पोर्शन ऑफ डैम में कोज हीविंग एंड क्रैकिंग ऑफ द सोइल with dangerous seepage and consequent failure. An additional freeboard allowance up to maximum of say 1.5 meter should therefore be provided for dam in the area of low temperature। देखो बेटा फ्रोस्ट एक्शन का मतलब क्या है, मान लो आपका जो वाटर है बाहर तो क्या है, ग्रेवल है, फिर सैंड है, अंदर जाके आपका क्ले है ना डैम में, तो कोर में तो ग्रेवल में तो पानी पास करेगा, परवियस है वो, तो सैंड तक पानी जाएगा, अंदर पानी चला गया, टेम्परेचर मान लो किसी टाइमिंग में विंटर में टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरेगा, वॉल्यूम जो अंदर का वाटर है क्या करेगा, वो फ्रोस्ट बनेगा उसका, और
वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो उसमें क्या क्रैक होने के चांसेस बेटा ज्यादा है, तो इसीलिए बोला गया क्रैकिंग ड्यू टू फ्रोस्ट एक्शन बेटा आपका। नेक्स्ट आपका आ रहा है इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम फेस बाय गली फॉर्मेशन। heavy rain falling directly over the downstream face and the erosion action of the moving water may lead to the formation of gully। जो आपका रेन वाटर डाउनस्ट्रीम में गिर रहा है तो उसके इरोजन होगा तो उसके जैसे गली यू कैन से एक ओपनिंग बन जाएगा बेटा, क्लियर है, एक ओपनिंग बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है हाइड्रोलिक फेलियर में इरोजन ऑफ द डाउन स्ट्रीम टॉप किस वजह से होगा? पहला कारण क्या है? क्रॉस करंट, जो पानी है उसमें वेव एक्शन, उसमें करंट बन रहे हैं उनकी वजह से, पहली बात तो द इरोजन ड्यू टू क्रॉस करंट दैट मे कम फ्रॉम द स्पिलवे बकेट, स्पिलवे से आने वाले पानी की वजह से जो क्रॉस करंट बन रहे हैं, या जो टेल वाटर में है उसकी वजह से, टेल वाटर में जो पानी है टेल में उसकी वजह से इरोजन होगा आपका। दिस इरोजन ऑफ द टो कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग ए डाउन स्ट्रीम स्लोप पिचिंग। याद आ रहा है चैप्टर में लास्ट टाइम पढ़ा था, पिचिंग, लॉन्चिंग एप्रन, पिचिंग, स्लो पिचिंग, रिप्रेप बना के वहां पे हम लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है स्ट्रक्चरल फेलियर। इसमें क्या है? फाउंडेशन, पहला आ रहा है फाउंडेशन स्लाइड। व्हेन द फाउंडेशन ऑफ अर्थ डैम आर मेड ऑफ सॉफ्ट सॉइल सच एज, कौन कौन से? सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, द एंटायर डैम में स्लाइड over the foundation in this type of failure the top embankment get cracked and subside, the lower slope moves outward forming large mud wave near the hill। अब मान लो कि आपका ये डैम पूरा यहाँ स्लाइड कर गया, क्लियर है, यहाँ क्रैक आएगा तो ये जो इतना मटेरियल है ये यहाँ से सब्सिडाइज कर जाएगा आपका, यहाँ पे क्लियर है, सब्सिडाइज कर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी है तो मड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये टो हो गया, कहाँ पे होगा मड फॉर्मेशन? को पूछे तो हिल पे होगा बेटा, ये टो अगर है ये हिल है, क्लियर है, हिल है ये, यहाँ पे आपका मड फॉर्मेशन होने के चांस ज्यादा है इन द केस ऑफ फाउंडेशन स्लाइड। नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है स्लाइड इन एम्बैंकमेंट, व्हेन द एम्बैंकमेंट स्लोप आर टू स्टीप फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल दे मे स्लाइड कॉजिंग डैम फेलियर। पता आपको, एक चैप्टर शायद ना पढ़ा हो सॉइल में, स्लोप स्टेबिलिटी बेटा, एक चैप्टर होता है जो आपकी स्लोप है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। अगर उससे ज्यादा आपने स्लोप प्रोवाइड कर दी तो उसके स्लोप के यू कैन से स्लाइड के चांस ज्यादा है, वो सेम केस बन जाएगा आपका, वो उतना मटेरियल नीचे आके कोलैप्स कर जाएगा बेटा आपका। अर्थक्वेक फेलियर, द पोटेंशियल हैजार्ड टू अ डैम फ्रॉम अर्थक्वेक डिपेंड ऑन हाउ लार्ज द अर्थक्वेक इज। हम अर्थक्वेक फोर्स कितनी, यू कैन से उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, एंड उस साइड से कितना दूर अर्थक्वेक आया है, क्लियर है, उसकी डिस्टेंस क्या है। मेन हैजार्ड टू डैम फ्रॉम अर्थक्वेक आर सरफेस फॉल्टिंग अंडर द डैम, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग होगा, वाटर वेव बनेगी इन द रिजर्वोयर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक, ग्राउंड मोशन और लैंडस्लाइड एंड रॉक फॉल्स एंड प्रिवेसिव ग्राउंड डिफॉर्मेशन। ये सब हो सकते हैं। अर्थक्वेक में क्या होगा, जो पानी है वाइब्रेशन होगा तो पानी में वेव बनेगी आपका बेटा, ग्राउंड में मोशन होगा, तो उनकी वजह से आपके इसमें फेलियर क्या होंगे, क्रैक आएगा डैम के टॉप पे, सेंट्रल कोर में डैम का सेटलमेंट होगा, शियर फेलियर होगा, लिक्विफेक्शन नाम सुना होगा वो होगा अगर लूज मटेरियल है तो ये सभी फेलियर आपके अर्थक्वेक के केस में आ सकते हैं, क्लियर है, ये आपके उस केस में आ सकते हैं। सुमित इज आस्किंग सर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कौन से डैम पे बना बेटा? सरदार सरोवर डैम, क्लियर है, केवड़िया में जो आपका है सरदार सरोवर डैम। रिवर कौन सा याद है सभी को? कौन से रिवर पे बना है ये? नर्मदा, जतिन सिंह, ठीक है बेटा, नर्मदा रिवर पे, क्लियर है। सरदार सरोवर डैम गुजरात, केवड़िया में एक जगह है गुजरात में, वहां पे है नर्मदा रिवर पे। अगला बेटा सीपेज फेलियर, सब लोग फेमिलियर इस चीज से तो, क्लियर है।
इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इम्परवियस कोर बेटा वो होना जरूरी है, वरना पता है आपको पाइपिंग होगा तो वहां से आपका ये फेलियर हो जाएगा सीपेज वजह से। ये आपका पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन। पाइपिंग का मतलब क्या है तो मुझे बताएगा डेफिनेशन, पाइपिंग क्या है। जब वहां हेड ज्यादा होगा तो अब फ्लो होगा, उसमें क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा सॉइल का, याद है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि सोइल ने अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दी तो क्या होगा, जो बेटा देखो यहाँ मटेरियल है, देखो मान लो ऐसे पार्टिकल छोटे छोटे सोइल में, वो पार्टिकल क्या करेंगे, यहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पार्टिकल क्या है, यहां से मूव करते हुए बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, तो अंदर एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर, एक ओपनिंग यू कैन से, एक चैनल बन जाएगा पूरा, इसीलिए से बोलते हैं पाइपिंग फेलियर। इफेक्टिव स्ट्रेस 0, क्लियर सभी को। तो होलो सेक्शन चैनल पाइप जैसा दिखने को मिलेगा आपको वहां पे। पाइपिंग थ्रू द डैम बॉडी, डैम के बॉडी से भी तो पाइपिंग पॉसिबल है बेटा, अगर कोर आपका इम्परवियस नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में भी तो आपका पाइपिंग डैम के बॉडी से पॉसिबल है और फाउंडेशन के नीचे यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों पाइपिंग पॉसिबल बेटा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्लोगिंग या यू कैन से इरोजन डाउनस्ट्रीम टॉक आपका, तो वो होगा तो भी आपका फेलियर होगा इसके अंदर। अब बात है कि सीपेज को बेटा कंट्रोल कैसे करना है। पहला क्या है, एम्बैंकमेंट बना के क्या करेंगे, उसमें जो टो है रोक टो बना देंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट बना देंगे, चिमनी ड्रेन बना देंगे, ये सब करके आप लोग उस सीपेज को कंट्रोल कर सकते हो बेटा। वहां पे रोक टो और टो फिल्टर, जहां आपका टो है वहां पे फिल्टर बना के, देख पा रहे हो, वहां पे फिल्टर बना के। अब कोई मुझे बताएगा फिल्टर से फायदा क्या है, फिल्टर बनाने से फायदा क्या है, क्यों बना रहे हैं फिल्टर, क्या बेनिफिट है फिल्टर बनाने का, एनी आइडिया। देखो बेटा, फेलियर पाइपिंग क्यों हो रहा है, एक्सेसिव हेड जनरेट हुआ वहां से, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हुआ तब उससे। अगर मैं वो एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर या वो हेड जनरेट ही ना होने दूं, उसके लिए बनाते हैं आपका फिल्टर, क्लियर है। तो फिल्टर ग्रेडेड लेयर में आपका फिल्टर बनाएंगे, सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल, तीनों को, क्लियर है। कोई मुझे बताएगा यहां मैंने फाइन सैंड क्यों यूज करा है, यहां मैंने फाइन सैंड यूज करा है, फिर मैंने कोर्स सैंड अंदर आके रो के ग्रेवल यूज करा है, ऐसा क्यों, अगर रिवर्स कर दो तो क्या मतलब, उससे क्या नुकसान है। एक क्लास में बताया था मैंने आपको, अगर मैं इस फिल्टर में लेयर बेटा लेयर चेंज कर दूं, सबसे पहले लेयर यहां रखूं मैं ग्रेवल, फिर सैंड, फिर रखूं यहाँ पे फाइन सैंड, तो क्या दिक्कत होगी उससे, यस जतिन बोल रहे हैं सर वो तो पानी फ्लो कर जाएगा। देखो बेटा अगर नीचे ग्रेवल हो क्या होगा, वो तो मोर परवियस है, वहां से पानी पास होगा, तो जो ऊपर जो टॉप मोस्ट में अगर फाइन सैंड रखोगे ना, वो बह के बाहर निकल जाएगा, मटेरियल वहां से चला जाएगा, तो मेरा जो पर्पज था वो तो फुलफिल होगा ही नहीं बेटा। इसीलिए क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेस परवियस मटेरियल रखेंगे, उसके ऊपर मोर परवियस, देन फाइनली ऊपर ग्रेवल रखेंगे बेटा। अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट ड्रेन, ये आपका रहा हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट ड्रेन, वो एक टाइप का फिल्टर जैसा ही है बेटा डाउन स्ट्रीम पे आपका, तो वो प्रोवाइड कर सकते हो आप लोग। इम्परवियस कट ऑफ, इम्परवियस कट ऑफ, कट ऑफ प्रोवाइड करके इम्परवियस कट ऑफ, तो भी आप लोग इसको रोक सकते हो। वर्टिकल इम्परवियस कट ऑफ वॉल मान लो मेड ऑफ कंक्रीट एंड सीट पाइल, उसको अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करके, इससे क्या होगा, जब वो इम्परवियस है, कंक्रीट का है या स्टील का भी हो सकता है, बताया था लास्ट क्लास में, तो कोई सा भी हो, उससे क्या होगा, पानी पास नहीं कर पाएगा वहां से, तो वही तो पर्पज है बेटा, सीपेज तो रोकना है, क्लियर है। तो वो भी कर सकते हो आप लोग। अब बता रहे कितनी अमाउंट तक कम करेगा, देखो सच कट ऑफ रिड्यूस द सीपेज डिस्चार्ज बाय स्मॉलर अमाउंट सो मच सो दैट ए 50% डेप्थ reduces the discharge by 25% and 90% डेप्थ होगी अगर, तो रिड्यूस कितना करेगा डिस्चार्ज को, 65% तक उस सीपेज डिस्चार्ज को बेटा रिड्यूस कर सकता है, ये इतना बेनिफिशियल आपका।
अगला कौन सा आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, अर्दन डैम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला आएगा हाइड्रोलिक फिल मेथड। इन दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन द डैम बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सकेवेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सॉइल बाय यूजिंग वाटर। क्लियर है। जो सोइल है उसको एक्सकेवेट करना, वहां से खोदना और वहां से बाहर निकालना, वो किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से। अब बोलो सर ये कैसे होगा। पाइप कॉल्ड फ्लूम आर लेड अलोंग द आउटर एज ऑफ द एम्बैंकमेंट, द सोइल मटेरियल आर मिक्स्ड विद वाटर एंड पम्प्ड इनटू दिस फ्लूम्स, द स्लश इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। देखो बेटा आपने एक्सकेवेशन किया, वहां मिट्टी है, अब उसमें अब पानी मिक्स करोगे तो क्या होगा, एक स्लरी टाइप बनेगा आपका। उस स्लरी को इन फ्लूम्स की थ्रू आप आउटलेट तक बाहर पहुंचा दोगे। क्लियर है। द स्लश फ्लोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बैंक टेंड टू सेटल डाउन, द कोर्सर पार्टिकल गेट डिपॉजिटेड सून आफ्टर द डिस्चार्ज नियर द आउटर एज, while the finer get carried and settle at the center। जो कोर्स है वो बाहर चले जाएंगे, जो फाइनर है वो अंदर सेटल हो जाएंगे। फॉर्मिंग ए जोन एम्बैंकमेंट, याद है, याद आ रहा है अर्दन में जोन एम्बैंकमेंट, अंदर क्ले होगा, बाहर सैंड, उसके बाहर क्या है, स्टोन पिचिंग कर दो या ग्रेवल लगा दो, तो वो उस लेवल तक आपके पहुंच जाएंगे कि जो कोर्स होंगे वो आउटर साइड पहुंच जाएंगे, अंदर आपका फाइन पार्टिकल रहेंगे। यही तो हम चाह रहे हैं बेटा अर्दन डैम में। देख पा रहे हो इसको, ये आपका कोर है, फिर उसके बाद ये क्या होगा, इम्परवियस, इसके बाद थोड़ा परवियस मटेरियल, शेल और बाउल्डर्स यूज कर रहे हैं बाहर की तरफ आप लोग। ये आपका वही है अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन। सिंस द फिल इज सैचुरेटेड व्हेन प्लेस्ड, हाई पोर प्रेशर डेवलप इन द कोर मटेरियल एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम मस्ट बी चेक्ड फॉर दिस प्रेशर। अब आपको पता है कि ये हाई पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, तो इसको हैंडल कर सके आपका कोर, ये भी बेटा आपको देखना है स्टेबिलिटी को। ऐसा नहीं हो कि आपका कोर भी वहां से मूव हो जाए, जो फाइन पार्टिकल वो वहां पे सेटल होने की बजाय वहां से बाहर की तरफ मूव कर जाए बेटा। क्लियर है। हाइड्रोलिक फिल मेथड इज देयरफॉर सेल्डम अडॉप्टेड दीज डेज। रोल्ड फिल मेथड आएगा सेकंड, वो आपका ज्यादा यूज कर रहे हैं इस वजह से। क्यों, क्योंकि कोर की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो पता लगे वो मटेरियल भी बाहर निकल पा रहा था। इसीलिए क्या करते हैं, सेकंड जो मेथड मेरा है रोल्ड फिल मेथड, उसकी तरफ जाएंगे बेटा, जो आजकल ज्यादा यूज होता है आपका। इसमें क्या करेंगे, द एम्बैंकमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग सुटेबल सॉइल मटेरियल इन थिन लेयर, कौन कितने थिकनेस की, 15 से 30 सेंटीमीटर की, एंड कॉम्पैक्टिंग देम विद रोलर। द सॉइल इज ब्रॉट टू द साइड फ्रॉम ब्यूरोपीट एंड स्प्रेड बाय बुलडोजर। जो ब्यूरोपीट है वहां से सॉइल लाए बुलडोजर से, वहां सॉइल को स्प्रेड किया, फिर उसको कॉम्पैक्ट करना है 15 से 30 सेंटीमीटर के लेयर में। क्लियर है। These layers are thoroughly compacted by roller of design weight. Ordinary road roller can be used for low embankment, कौन कौन से leaves या bend है उनके लिए, while power operated roller are for the dams। अगर डैम बना रहे हैं तो बेटा में पावर ऑपरेटेड रोलर यूज करने पड़ेंगे, रोड रोलर जो नॉर्मल है उससे काम नहीं चलेगा। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल मस्ट बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड, द बेस्ट कॉम्पैक्शन। क्यों बोल रहे हैं, एक नाम सुना होगा सॉइल में, ओएमसी एमडीडी, याद आ रहा है कुछ, ऐसा था कुछ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तब याद आ रही होगी कि कितना कॉम्पैक्शन करना है उस ड्राई डेंसिटी अचीव करने के लिए, याद आ रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी। इसीलिए टर्म लिया गया कि मॉइस्चर कंटेंट का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कितना ही पानी मिला फॉर्मेट करते रहो, उससे फायदा नहीं होगा, डेंसिटी अगेन डिक्रीज हो सकती है बेटा। तो इसलिए बोला गया द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फिल मस्ट बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड, ताकि ओएमसी की बात कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ताकि एमडीडी मिल जाए हमें। क्लियर है। कोर्स मटेरियल है तो उसका वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट से उसका कॉम्पैक्शन आप लोग कर सकते हो। ये अब नेक्स्ट आपका बड़ा टॉपिक आ रहा है ग्रेविटी डैम। तुंगभद्रा डैम जो आपका है वो ग्रेविटी डैम का एग्जांपल है। ग्रेविटी डैम सबको बता रखा है, जो सेल्फ वेट, याद आ रहा है, सेल्फ वेट से अदर फोर्सेज को रजिस्ट करे, काउंटरैक्ट करे, कौन कौन सा, चाहे मैसनरी हो चाहे कंक्रीट हो, वो आपका कौन सा हो गया, उसे बोलते हैं ग्रेविटी डैम। जो अपने सेल्फ वेट से जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, डिस्टेबिलाइजिंग फोर्सेज हैं, जो डैम को टर्न यू कैन से ओवरटर्न कराना चाह रहे हैं, स्लाइड कराना चाह रहे हैं, उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेज
को कौन रजिस्ट करेगा? सेल्फ वेट से रजिस्ट होंगे, काउंटर एक्ट होंगे, उसे बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ये आपका ग्रेविटी डैम का टिपिकल फिगर है बेटा। इसके मोस्टली ट्रायंगुलर शेप, देखो एक्चुअल फिगर यही होगा। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा अगर ना फिगर समझ आना, ग्रेविटी डैम की बात करें ट्रायंगुलर फिगर में शो भी कर, कभी कभी ट्रायंगुलर फिगर में भी इसको हम लोग शो कर देते हैं। इस तरफ क्या है, रिजर्वोयर है, अपस्ट्रीम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। अब आपको पता है अगर कंक्रीट का बना रहा हूं, सेल्फ वेट है, ज्यादा वेट होगा तो बेटा फाउंडेशन भी तो ऐसी होनी चाहिए जो उस वेट को बियर कर सके, उस लोड को यू कैन से बियर कर सके उस लोड को। तो क्या कंडीशन होगी, फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? ग्रेविटी डैम में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या रीजन है। ये एग्जांपल आपके ग्रेविटी डैम के स्विट्जरलैंड में, इंडिया में भाखड़ा नागल याद है सबको, पंजाब हिमाचल में भाखड़ा नागल डैम आपका बहुत फेमस डैम है। ये एक टिपिकल फिगर है, इसको बोला गया क्रैश, सबको पता है। ये स्लूइस वे, ये स्पिल वे आपका, यहाँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम में इसे टॉप बोला गया, इसे हिल बोला गया। याद आ रहा है? इंस्पेक्शन गैलरी, फाउंडेशन गैलरीज वगैरह है, तो यहाँ गैलरी प्रोवाइड की गई है। ये क्या है, मैक्सिमम वाटर लेवल है, ये नॉर्मल वाटर लेवल है, इनके बीच का डिफरेंस बोला गया फ्री बोर्ड बेटा। क्रेस्ट, टो, हिल, गैलरी, फ्री बोर्ड, स्पिलवे, कहता है कि ओपनिंग था डैम के थ्रू जहां से सरप्लस पानी को पास कर देंगे हम लोग। तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्रेस्ट क्या है, द टॉप ऑफ द डैम, दीज मे बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ए रोडवे और वॉकवे ओवर द डैम। डैम के ऊपर से एक पाथ मिल जाएगा चलने के लिए अलोंग द लेंथ ऑफ द डैम बेटा। पैरापेट वॉल, बिल्कुल सबको पता है, लो प्रोटेक्टिव वॉल होंगे। जब आपने क्रेस्ट बनाओगे ना तो वहां रोडवे बनाया तो आसपास साइड में होना चाहिए कुछ पैरापेट वॉल, प्रोटेक्शन के लिए, पता लगे कहीं रिवर में ना गिर जाए कहीं। क्लियर है? उसके लिए सेफ्टी के लिए पैरापेट वॉल, जो हमारे घरों में देखा होगा छत के ऊपर जो दीवारें होती हैं पैरापेट वॉल, वैसा ही पर्पस सेम इसका है। अगला हिल हो गया। हिल कहाँ होगा, पोर्शन ऑफ द डैम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड ऑन द अपस्ट्रीम साइड। देखो बेटा, एक टो होगा एक हिल होगा, कैसे याद रखोगे एग्जाम में? मान लो आपका एक टिपिकल फिगर ऐसा कुछ, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। क्लियर है? और फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। ऐसा मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, इस तरफ फेस करके डाउन स्ट्रीम है, ये डायरेक्शन है फ्लो की। तो आपका जो पांव रखा हुआ है उसका टो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, इसे बोलेंगे टो। और आपकी हील कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी बेटा। ऐसा मान लो कि आप डाउन स्ट्रीम को फेस करके खड़े हैं, तो जहां आपका टो रहे वो टो हो गया डैम का, जहां हील रहे वो आपका हील हो गया वहां पे। ऐसे याद रख सकते हो। तो क्या बोलेंगे, हील कहाँ हो गया, देखो अप स्ट्रीम साइड में, टो जो कहाँ हो गया, डाउन स्ट्रीम की साइड में जो कॉन्टेक्ट में है उसे बोला गया टो बोला गया। तो ऐसे इजीली एग्जाम में या आगे लंबे टाइम के लिए रिटेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, अगर ऐसे याद रखोगे तो। नेक्स्ट आपका आ रहा है स्पिलवे, सबको पता है, एक्सिस वाटर को पास करना थ्रू द डैम, एक ओपनिंग है, उसे बोला गया स्पिलवे। कहां से कहां, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। अबटमेंट, सपोर्ट याद आ रहा है, द वैली स्लोप ऑन ईदर साइड ऑफ डैम वॉल टू विच द लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ डैम आर फिक्स्ड। जहां फिक्स होगा उसे क्या बोला गया, अबटमेंट बोला गया। बात आ रहा है गैलरीज क्या है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट विद इन द डैम, डैम के अंदर कुछ ओपनिंग रखी गई है, उसे बोला गया गैलरी। किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। दीज आर लेवल और जेंटली स्लोपिंग एट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल विद इन द डैम विद ड्रेन ऑन फ्लोर फॉर सीपेज वाटर। देखो बेटा, दो काम होगा इसका। अगर मान लो गैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां क्या होगा, वहां पे आपका अपलिफ्ट प्रेशर कम होगा उस पर्टिकुलर जोन पे नीचे। और दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन करना है बेटा, डैम के अंदर भी तो कभी कुछ डिफेक्ट, कभी कोई खराबी, कोई मेंटेनेंस आए तो अंदर तो जा सके, उसके लिए क्या है, गैलरीज प्रोवाइड करते हैं। गैलरीज कुछ नहीं है, देखो ये फिगर देखो पहले वाला, आसान लगेगा, याद हो जाएगा। ये वाला, ये जो दिख रहा है ये पूरा ओपनिंग अंदर, ये ओपन है स्पेस है ये पूरा अंदर जाने के लिए, इसे बोलते हैं गैलरी। क्या होगा देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम बनाऊंगा ना, डायग्राम देखो, अगर मान लो मेरा ना हो अगर गैलरी, तो नॉर्मली मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा अपलिफ्ट प्रेशर का। क्लियर है? अगर मान लो मैंने गैलरी प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा देखो,
डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम बनेगा बेटा आपका, क्लियर है। नॉर्मली अगर ये ऐसा डायग्राम बनता, अगर मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ बेटा, अगर मान लो मैं गैलरी प्रोवाइड नहीं करता तो क्या होता, अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम बेटा ऐसा बनता, क्लियर है, ये ग्रीन वाला। अगर मैंने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दी तो ब्लू जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। क्या देख रहे हो, जस्ट गैलरी नीचे क्या देखो, इतना कम हो गया अपलिफ्ट प्रेशर, इतना कम हो गया। ये फायदा है गैलरी का बेटा। sluice way, an opening in the dam near the ground level which is used to clear the silt accumulated। आपको पता है ना बेटा, उधर पढ़ा होगा आपने वीर बिराज में सिल्ट एक्सक्लूडर वगैरह, याद आ रहा है। तो बेटा वैसे ही डैम में भी तो देखो, पानी जा रहा था ऐसे, आपने ऑब्स्ट्रक्शन बनाया ऐसे, तो यहाँ जो सिल्ट इकट्ठा होगा उसे तो निकालना है बेटा, वहां से कैसे निकालोगे, तो स्लूइस वे आपका है। फ्री बोर्ड सबको पता है, मैक्सिमम और नॉर्मल वाटर लेवल के बीच का डिफरेंस है, या यू कैन से जो मैक्सिमम वाटर लेवल है और जो डैम का टॉप है उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। अगर अगर मान लो आप इसको डैम का टॉप बोलते हो इस चीज को, और मान लो आपने वाटर लेवल बोल दिया मैक्सिमम, इतना पानी मैक्सिमम रख सकते हो, ये क्या है, एक मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन छोड़ा आपने, उसे बोला गया फ्री बोर्ड बेटा। अगला आपका आ रहा है डाइवर्जन टनल है। टनल आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द डाइवर्टिंग वाटर बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उन्हें क्या बोला गया, डाइवर्जन टनल बोला गया। फिश लैडर सबको पता है, गेट सबको पता है, सब लोग फेमिलियर आई थिंक, क्योंकि हम लोगों ने डाइवर्जन हेडवर्क में टॉपिक पढ़ रखे हैं पहले से। ये टिपिकल फिगर बेटा आपका इसका, ये बनाओ फिगर कहीं पूछे तो इसमें कंपोनेंट शो कर देना। ये टॉप विड्थ है, ये बेस विड्थ है, ये हाइट है स्ट्रक्चर की। लेंथ क्या होगी बेटा, देखो ये क्या होगा, ऐसा अंदर होगा सेक्शन, ऐसा जाएगा, ये क्लियर है। लेंथ ये क्या है, साइड व्यू बेटा, इसका साइड व्यू डैम का, लेंथ अंदर साइड में होगी आपकी लेंथ डैम की। अगर गैलरी प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा हो गया। और क्या फर्क होगा बता दिया मैंने आपको, ये इसके लिए बना रखा आपने। अब कुछ और टर्म आ रही है, एक्सिस ऑफ डैम क्या होती है, ध्यान सुनना बेटा, ये पूछ सकते हैं, एक्सिस ऑफ डैम क्या है और लेंथ ऑफ डैम क्या है, क्या दोनों डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो दोनों में क्या क्या फर्क है। पहला सुनो, एक्सिस ऑफ डैम क्या है। The axis of gravity dam is the line of the upstream edge of the top of dam. If the upstream face of the dam is vertical, the axis of the dam coincide with the plan of the upstream edge. जो बेटा आपका अपस्ट्रीम एज है, टॉप क्राउन है, वो लाइन जो है उसे बोला गया एक्सिस ऑफ डैम, क्लियर है। Similarly, second क्या, length of dam क्या है, the length of dam is a distance from one abutment to the other abutment measured along the axis at the top level of the dam, उससे बोला गया length of dam। उन abutment के बीच का डिस्टेंस है, किधर मेजर करोगे, एक्सिस के अलोंग मेजर करोगे बेटा। और जो आपका टॉप क्राउन पोर्शन है, एज है, उसे क्या बोला गया, एक्सिस ऑफ डैम। देखो बेटा, अगर मान लो आपका ये फिगर है ऐसा, ग्रेविटी डैम की बात कर रहा हूँ, यही था, यही है अपस्ट्रीम, टॉप पेज यही है क्राउन, ये जो एज अंदर जा रही है, देख रहे हो ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा फिगर अंदर जाके। तो ये क्या है, टॉप पेज क्या है अपस्ट्रीम की, इससे क्या बोला गया, एक्सिस ऑफ डैम बोला गया बेटा। आपकी लेंथ क्या है, दो अबटमेंट के बीच का अलोंग द एक्सिस। अगला आप रहा है स्ट्रक्चरल हाइट क्या है डैम में। Structural height of the dam is the difference in the elevation of the top of dam and lowest point in the excavated foundation। मान लो अपस्ट्रीम है, ये डैम बना है, ये आपका डाउन स्ट्रीम पोर्शन, ठीक है। तो जो लोवेस्ट पोर्शन ये हो गया और टॉप पोर्शन ये हो गया डैम का, इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस ये होगी हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल हाइट ऑफ डैम आपकी। तो क्लियर है सभी को, एक्सिस का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब क्या है, हाइट का मतलब क्या है। अब बात आ रही है कि दो टर्म बोला गया, स्ट्रक्चरल हाइट और हाइड्रोलिक हाइट बेटा। स्ट्रक्चरल हाइट तो सबको क्लियर है, अब बात आ रही है हाइड्रोलिक हाइट क्या है। द हाइड्रोलिक हाइट ऑफ द डैम इज द इक्वल टू डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रोल वाटर सरफेस ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द डैम, जिसे क्या बोला गया, FRL फुल रिजर्वोयर, याद आ रहा है कल पढ़ा था FRL रिजर्वोयर लेवल के बारे में। एंड द लोवेस्ट पॉइंट इन द रिवर बेड, उसे बोला गया हाइड्रोलिक हाइट। जो पानी है उसका हाइट कितना, उसे बोला गया हाइड्रोलिक हाइट। किधर, अपस्ट्रीम साइड में बेटा।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिफरेंस समझ में आ रहा है स्ट्रक्चरल हाइट और हाइड्रोलिक के बारे में। मान लो ये आपका रिवर बेड लेवल है, अब स्ट्रीम है, ये मान लो फरल आपका, तो ये जो है इसे बोला गया हाइड्रोलिक हाइट ऑफ डैम। ओके ओके, टॉप से लेके और जो फाउंडेशन मान लो डाउन स्ट्रीम आपका ये है, तो ये जो डिफरेंस है इसे बोला गया स्ट्रक्चरल हाइट। बेस विड्थ ऑफ डैम, टॉप विड्थ ऑफ डैम तो क्लियर रहेगा आपको, जो डैम के बेस में क्या होगा, टो एंड हिल के बीच का डिफरेंस जो है, देख लो ये टो था ये हिल था, तो ये जो है ये विड्थ है, इसे बोला गया बेस विड्थ, इसे क्या बोलेंगे, इसे टॉप विड्थ बोल देंगे बेटा। अब बात आ रही है आपको क्या लग रहा है कि डैम पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, एनी आइडिया, डैम पे कौन कौन से फोर्स बेटा एक्ट करेंगे। देखो अब ग्रेविटी डैम है तो आपको पता है अपने वेट से रजिस्ट करेगा, तो एक तो इसका वेट तो होगा ही, मान लो किसी कंक्रीट से बना बेटा, कंक्रीट का वेट तो होगा ही, जिस मटेरियल से बना उसका वेट होगा। कोई मुझे बताएगा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है, एंड डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितना होता है, बताओ मेरे को। इतना पढ़ा आरसीसी आपने सबने पूरे सेमेस्टर में, इतना बताओ मेरे को, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या लेंगे और डेंसिटी ऑफ आरसीसी क्या लेते हैं, चाहे केजी पर मीटर क्यूब बताओ, चाहे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बताओ, जो आपकी इच्छा हो, यूनिट आपके ऊपर है। सुजीत पाल सेइंग सर कंक्रीट के लिए 2400 केजी पर मीटर क्यूब में और उसके लिए 2500, ठीक है बेटा, या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होगा, 24 एंड 25, सबको क्लियर है, 24 एंड 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कितना होगा, याद आ रहा है, कंक्रीट में लिया होगा बेटा आपने, जब सेल्फ वेट बीम निकाला होगा, याद आ रहा है कुछ, सेल्फ वेट बीम निकाला होगा, कभी कभी कॉलम कुछ निकाला होगा, तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बेटा डेंसिटी है, यूनिट रहेगा, या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोई बताएगा मेरे को कि कंक्रीट में 24 है, आरसी में 25 क्यों है, रीजन क्या है इसका। कंक्रीट में 24 जबकि आरसीसी में 25 क्यों है, रीजन क्या है इसका, बिल्कुल सही बता दें। आरसीसी में स्टील का भी आएगा, ज्वाइन हो जाता बिल्कुल है। ठीक है बेटा, स्टील भी तो है, चाहे कम हो लेकिन स्टील तो है भाई, कंक्रीट की कंपैरिजन में कम है स्टील, बहुत कम एरिया है, लेकिन स्टील तो है, तो दोनों का यू कैन से एक इफेक्टिव डेंसिटी निकाला गया, वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बेटा आपका। तो कोई मुझे बताएगा स्टील का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना लेते हैं हम लोग, जतिन बिल्कुल सही बेटा, 7850, 7850 यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट भी तो लिखा करो, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। देखो ए का डेंसिटी है 7850, एक का है 2400, क्लियर है, जब दोनों को मिक्स किया गया तो इनके बीच में होगा, अब वो किस तरफ होगा, 2400 के पास होगा या 7850 के पास होगा, क्यों, कंक्रीट ज्यादा है, स्टील तो बहुत कम रेनफोर्समेंट तो ओवरऑल एरिया में, इसीलिए वो 2500 हुआ आपका, कंक्रीट के आसपास रेंज में आया, क्लियर है, ये रीजन आपको पूछे तो अगर आरसीसी की डेंसिटी का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड आप आ गया वाटर प्रेशर, पानी है प्रेशर लगाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा नीचे से, वेव प्रेशर, वेव एक्शन होगा, सिल्ट है उसकी प्रेशर आएगा, आइस का प्रेशर आएगा, विंड का प्रेशर आएगा, अर्थक्वेक का फोर्स भी लगेगा। ये बेटा आपको याद रखना है, पूरे चांसेस है ग्रेविटी डैम पे कौन कौन से फोर्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत आ सकता है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। पहले बात करें बेटा देखो वेट की, मान लो आपके डैम की शेप ऐसी है, देखो क्लियर है, मैं आउटलाइन बना रहा हूं, मान लो आपका डैम ऐसा है, अब कोई बोले इसमें वेट फोर्स कर, देखो मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया बेटा, एक देखो पहला ट्रायंगुलर सेक्शन कौन सा हो गया, ये देखो यहां से ये वाला, क्लियर है, दूसरा कौन सा हो गया, रेक्टेंगल हो गया ये वाला, तीसरा ट्राइंगल, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मुझे इसका वेट निकालना, देखो वेट कैसे निकालेंगे, 24 डेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, इंटू क्या करना पड़ेगा
वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है और इसके अंदर लेंथ कितना है, डैम का लेंथ कितना। तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ ऑफ डैम, एक ही बात है। अब लेंथ ऑफ डैम पता है मान लो, तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालूंगा, मुझे अगर कोई नॉन फिगर होगा लाइक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, उन्हीं का तो मुझे एरिया फॉर्मूला पता है ना बेटा। तो क्या करूंगा, मैंने इसको ट्राइंगल डिवाइड दिया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकाल सकते हो। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डैम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएंगे बेटा, वेट आ जाएगा, डैम का वेट आ जाएगा। गामा क्या है, रो इंटू जी, डेंसिटी तो है बेटा गामा। इससे आप उसका वेट निकाल सकते हो। इसमें क्या आएगा, ये पर मीटर में आएगा बेटा, क्यों, देखो रो जी इंटू एरिया करा इसमें, रो जी इंटू एरिया करा, देखो रो जी गामा क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा नॉर्मली, इंटू एरिया मीटर स्क्वायर होगा। देखो बेटा क्या आ गया आंसर, किलो न्यूटन पर मीटर। वो मीटर कौन सा गायब है, वो लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ नहीं, इसने पर यूनिट लेंथ निकाल लिया इसने वेट आपका। अब उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ओवरऑल वेट चाहिए तो निकाल सकते हो बेटा, आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है। अगर कोई बोलेगा सर मान लो कि मैंने मेशनरी डैम किया तो क्या करेंगे, डेंसिटी 23 ले लो बेटा, उसमें मेशनरी में डेंसिटी 23 ले लो आप लोग। क्लियर है। नॉर्मली कोई कुछ ना बोले तो अपना 24 लो कंक्रीट का, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 24 लो के कर दो उसको कंक्रीट मान के। क्लियर है। वाटर प्रेशर याद आ रहा है कुछ, हाइड्रोलिक्स याद आ रही है कुछ। देखो बेटा अब स्ट्रीम है, पानी फ्लो और पानी आ रहा है, देखो ऐसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, कल बताया था। ऊपर 0, नीचे क्या आएगा, रो जी एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच, याद आ रहा है कुछ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच, ऐसे तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायग्राम बनेगा बेटा आपका, तो दिख रहा है गामा डब्ल्यू एच लिखा हुआ कि एच के साथ कैसे वेरी करेगा प्रेशर। तो ये आपका है वाटर प्रेशर, वाटर भी तो बेटा प्रेशर एग्जिट करेगा। क्लियर है। अब बात है कि कैसे निकालेंगे पूरा, देखो ये डायग्राम है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऊपर 0, नीचे गामा डब्ल्यू इंटू एच है। क्लियर है। तो देखो कोई मुझे बताएगा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देखो हाफ इंटू बेस कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच है बेस, इंटू हाइट क्या एच है, बताओ कितना आ रहा है, आ रहा है ये आंसर सबका आ रहा है, ये वाला। क्या पी एच की वैल्यू हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर सबकी आ जाएगी बेटा। कैसे आया होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेशर, यहाँ इतना प्रेशर, ओवरऑल कितना प्रेशर लग रहा है, और कहाँ पे लगेगा, ट्राइंगल का बेटा सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, यहाँ से h/3 पे, h/3 पे लगेगा ये। क्लियर है। तो बेसिक आइडिया दे रहा हूँ फोर्स के बारे में, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन पता होना चाहिए अगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब डैम को डिजाइन करते होंगे तो उनमें फोर्सेज कैसे कैलकुलेट करते होंगे, तो बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है। अगर देखो मान लो डैम का से प्रेशर, देखो बेटा यहाँ भी पानी इकट्ठा होगा ना, यहाँ पे भी तो उसका क्या होगा, वर्टिकल प्रेशर भी लेना पड़ेगा उस पानी का। यहाँ पे पानी इकट्ठा है तो पानी का वेट भी तो लग रहा है, उसका भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर है। अब एक एग्जांपल आ रहा है, आई थिंक सभी लोग ये तो सोल्व कर ही देंगे आराम से। ध्यान से देखना बेटा, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ, अगर आ जाए कभी कि डैम में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये पर्टिकुलर आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है, उसमें सभी डायमेंशन आपको गिवन है बेटा, और देखो डेंसिटी भी इन्होंने अच्छी बात है इन्होंने दे दी। अगर ना दे तो भी कंक्रीट में 24 लेके चलना है, जी 9.81 ही लेके चलना, अगर कुछ ना दे तो 10 मत लेना जब तक ना बोले वो। डिटरमाइन द फोर्सेज ड्यू टू सेल्फ वेट एंड वाटर प्रेशर ऑन द नॉन ओवरफ्लो सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम। तो कोई मुझे बताओ डैम का वेट कितना आ रहा है, वेट निकालो बेटा। लेंथ, लेंथ को यूनिट मान लो एक बार के लिए, पर मीटर में निकाल लो, किलो न्यूटन पर मीटर में निकाल लो बेटा। तो बताओ कैसे निकालेंगे। एक काम करें, इसको 3 सेक्शन डिवाइड कर दे। देखो बेटा एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, अगेन ट्राइंगल। क्लियर है। देखो पहले इस ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बेटा। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, देखो डेंसिटी क्या है 24 है, इंटू एरिया चाहिए। एरिया क्या होगा, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या देखो बेटा, हाइट गिवन है 20 मीटर है, बेस तो नहीं गिवन है, बताओ बेस कैसे निकालेंगे, स्लोप तो गिवन है बेटा
10 मीटर वर्टिकल में 1 मीटर हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, तो 20 में कितना होगा, 2 मीटर होगा बेटा। ये सभी को क्लियर है कि इस ट्राइंगल में बेस 2 मीटर कैसे आया बेटा। स्लोप गिवन है 10 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, अगर 20 वर्टिकल तो कितना होगा, 2 हॉरिजॉन्टल होगा। पुट करो यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ आंसर, 24 इंटू हाफ, बेस 2 मीटर है, हाइट 20 मीटर है बेटा। 400 सी आ रहा है क्या सबका, इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो, किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ सेकेंड में कितना आएगा, देखो इसका कितना है, 53 प्लस 3 56 हो गया, विड्थ 7 हो गया, तो 56 इंटू 7 हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल का वेट निकाल लो आप लोग। वाटर प्रेशर कैसे निकालोगे, यहाँ तक पानी है तो यहाँ जीरो रहेगा हेड, ऐसा बढ़ेगा हेड, कितना होगा गामा डब्ल्यू, यहाँ जीरो, यहाँ गामा डब्ल्यू इंटू हाइट कितना है 53 है आपका, तो गामा डब्ल्यू इंटू 53। इससे आप लोग का वाटर प्रेशर ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकाल लेना, तो आपके पास वाटर प्रेशर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, ये देख रहे हो 480 कहाँ पे करेगा, h/3 पे, नीचे से h/3 पे करेगा बेटा, h/3 पे। क्लियर है, ऐसे निकाल लेना, वाटर प्रेशर भी निकाल लेना। अगला क्या रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर। जब आपको पता है नीचे से पानी सीप करेगा, पानी सीप कर रहा है कहाँ से, क्रैक से, पोर से, फिशर से, तो वो पानी वहां पे आपका अपलिफ्ट प्रेशर भी तो बेटा एग्जर्ट करेगा। क्लियर है, प्रेशर कैसे निकालते ध्यान देखो बेटा, एक चीज दिखा रहा हूँ, अपलिफ्ट प्रेशर कैसे निकालते नॉर्मली होता है क्या, आपको पता लग गया निकालते कैसे। देखो बेटा यहाँ मान लो इतना पानी है, तो ऐसा बनेगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पानी का। क्लियर है, अब स्ट्रीम है, ये बेटा हाइट मान लो कैपिटल एच हाइट तक पानी है। क्लियर है, यहाँ पे तो ये कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच होगा। सिमिलरली मान लो डाउन स्ट्रीम यहाँ तक पानी है। क्लियर है, कमी तो होगा अप स्ट्रीम से, तो यहाँ रिजर्वोयर अप स्ट्रीम में, तो देखो यहाँ पे ऐसा बनेगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्लियर है, ये हाइट मान लो स्मॉल एच है, तो यहाँ पे क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच होगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे अब बात है कि अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ तो पता है यहाँ बनेगा डायग्राम, देखो ध्यान देना बेटा, ये हाइट कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच होगा। क्यों, जितना यहाँ पे होगा ना बेटा उतना ही हेड यहाँ मिलेगा, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, यहाँ कितना हेड है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। ये आपका डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम अपलिफ्ट प्रेशर का। कैसा बन रहा है, ट्रेपेजॉइड बन रहा है बेटा, ट्रेपेजॉइड डायग्राम बन रहा है। ये गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच है, ये हेड आपका, ये आपका गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच है। क्लियर है, ये आपका गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच है, ये गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच है बेटा। अगर ड्रेनेज गैलरी इंस्पेक्शन गैलरी नहीं है तो बात कर रहा हूँ, अगर वो आ जाएगी तो एक और केस बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, तो आपका ये काम आएगा फॉर्मूला। ठीक था यहाँ पे, अब देखो बेटा हमने डायग्राम लास्ट में ड्रॉ किया था, अगर ड्रेनेज गैलरी क्या होगा, देखो नॉर्मली ऐसा रहता डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ड्रेनेज गैलरी क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच रहेगा, यहाँ पे आपका गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच रहेगा। ये हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट ध्यान देना बेटा, इसे कैसे याद रखेंगे, देखो छोटा वाला हाइट कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस प्लस 1/3 ऑफ दोनों का डिफरेंस, गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। याद रहेगा सबको, देखो बेटा यहाँ पे तो गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच हेड है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच है। यहाँ पे क्या होगा, अगर गैलरी प्रोवाइड करेंगे तो देखो स्मॉल हेड जो है गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस 1/3 ऑफ दोनों का डिफरेंस, वो आपका होगा ड्रेनेज गैलरी केस में। और इस फॉर्मूला बेटा ऐसे याद रखना है, बताया था कि अपलिफ्ट प्रेशर कम होगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अगर गैलरी प्रोवाइड करोगे तो वहां पे सिंपल से फॉर्मूला याद रख सकते हो आप लोग। क्लियर है, ये देखो आपका डायग्राम बता रहे थे टाइम से कि नॉर्मली ऐसा डायग्राम बनेगा। अपलिफ्ट में क्या होगा, नॉर्मली ऐसा होता था डायग्राम, लेकिन यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनेगा, इतना अमाउंट ये कम हो गया प्रेशर। क्लियर है, कितना वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे याद करेंगे हम लोग, स्मॉलर हेड प्लस 1/3 ऑफ दोनों का डिफरेंस बेटा आपका। ये आपका वेव प्रेशर, पानी में वेव एक्शन होगा उसकी वजह से वेव प्रेशर भी तो लगेगा बेटा। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, इग्नोर कर सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उन्होंने स्टडी किया होगा कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फिर उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज ली होगी,
फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, इससे बोला गया एम्पेरिकल फॉर्मूला आपकी ये हाइट ऑफ द वेव के लिए। उसके बाद प्रेशर निकलेगा कितना होगा आपका, ये आपको याद नहीं करना है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि वेव की वजह से भी आपका प्रेशर एग्जर्ट करेगा डाउन स्ट्रीम साइड में। क्लियर है? ये देखो वेव एक्शन हो रहा है बेटा आपका, इसकी वजह से देख रहे हो पीडब्ल्यू जो बन रहा है, ये रहा ये प्रेशर जो आपका है, इसे बोला गया वेव प्रेशर। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई फायदा नहीं, याद नहीं रख पाओगे आप लोग। जस्ट समझना है कि कौन कौन सा प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। अगला आ रहा है सिल्ट प्रेशर, याद आ रहा है? सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में बेटा कुछ याद आ रहा है? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा आपने कहीं? के फाउंडेशन में कहीं पढ़ा हो तो भूल गए पूरा? सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन में अगर पढ़ा हो, प्रेशर कितना एग्जिट करे, जो सिल्ट है, जहां वहां कटा हुआ सिल्ट, उसकी वजह से कितना प्रेशर, जो मान लो एपिस्टम साइड था, मान लो यहाँ पे सिल्ट इकट्ठा हो गया, सिल्ट यहाँ पे। क्लियर है? उस सिल्ट की वजह से भी वैसा ही डायग्राम बनेगा, सेम वैसा ही। क्लियर है? तो वो कितना होगा, तो हाफ के ए गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला कभी याद पड़ा हो तो, या हाफ के पी गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, सेम वैसा ही फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया बेटा। ये के ए के पी क्या है, ये कोफिशिएंट फैक्टर आपके रैंकाइन थ्योरी। क्लियर है? तो उनके फॉर्मूला है, फाई क्या है आपका, शेयरिंग रेजिस्टेंस एंगल है बेटा आपका फाई। क्लियर है? जैसे बेटा आपने वाटर प्रेशर निकाला था वैसा ही फॉर्मूला ट्रायंगल बनेगा। इसमें फैक्टर आ जाएंगे के ए के पी, एक्टिव प्रेशर याद आ रहा है, पैसिव प्रेशर अगर सुना हो सॉइल मैकेनिक्स में तो याद होगा आपको, वो कोफिशिएंट है। ये तो दिख रहा है ना फॉर्मूला, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, वो क्या, वो कोफिशिएंट है के ए के पी वाला, ये के ए के पी वही है बेटा आपका। क्लियर है? सिमिलरली आपका आइस प्रेशर रहेगा, बताया था मैंने आपको, पानी आया अंदर, विंटर टाइम में कम टेम्परेचर हुआ, वो बर्फ बन जाएगा, फिर क्रैक के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी कंसीडर करके चलना, एक्सपेंड करेगा। सिमिलरली विंड प्रेशर को भी आपको कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट आपका है अर्थक्वेक, सब फेमिलियर है, वाइब्रेशन होगा अर्थक्वेक में, तो अर्थक्वेक में आपका वाइब्रेशन की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उस एक्सेलरेशन की वजह पे इस पे फोर्स, यू कैन से वेव ट्रेवल करेगी, तो उस वेव की वजह से इस पे प्रेशर या फोर्स यू कैन से अप्लाई होगा। क्लियर है? तो उसके लिए भी बेटा आपको डिजाइन करना है। इफ द डैम इज टू बी डिजाइन is to be located in region which is susceptible to earthquake, जो अगर अर्थक्वेक के जोन में डैम बनाना पड़ रहा है तो वहां पे आपको इस बेटा फोर्स को कंसीडर करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं कंसीडर किया, डिजाइन कर दिया, बना दिया, पता लगा अर्थक्वेक आया, तो आपका डैम का फेलियर हो गया बेटा। कई करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, पहली बात तो डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे एरियाज होंगे, सब एरिया में फ्लड आ जाएगा बेटा, बहुत लॉस हो जाएगा आपको। क्लियर है? If the effect of an earthquake is therefore equivalent to impairing an acceleration, उस अर्थक्वेक की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, क्लियर है, उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उस एक्सेलरेशन से कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, उससे कंपोनेंट कर लेंगे। अगर मान लो वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ इंक्लाइन है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा आपके। क्लियर है? ए वर्टिकल एक्सेलरेशन में इधर डाउनवर्ड और अपवर्ड, अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन में क्या होगा, या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। when it is acting in the upward direction, then the foundation of dam will be lifted upward and become close to the body of the dam. अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है, अपवर्ड फोर्स लगेगा तो क्या होगा, देखो वेट नीचे लग रहा है ग्रेविटी वाला, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या खत्म कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा बेटा वो। क्लियर है? बोला गया ना? क्लियर है? नेक्स्ट आपका है अर्थक्वेक फोर्स में ही हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर और हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फोर्स, दो टाइप फोर्स लगेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से। बात आ रही कि हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर क्या है,
horizontal acceleration acting towards the reservoir causes a momentary increase in the water pressure। देखो आपका रिजर्वोयर में पानी है, अर्थक्वेक आया तो उसमें क्या होगा, एक वेव एक्शन होगा तो मोमेंटरी इंक्रीज होगा वाटर प्रेशर में। क्लियर है? As the foundation and the dam accelerate toward the reservoir and the water resists the movement owing to its inertia, the external pressure owing to its inertia, the extra pressure exerted by the process is known as हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। देखो नॉर्मली जो प्रेशर था और अर्थक्वेक के आने की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ, क्लियर है? दोनों में जो डिफरेंस होगा सब बोला गया हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन produce an inertial force into the body of dam. This force is generated in order to keep the body of the dam and the foundation of the dam together as one piece। जो आपकी बॉडी है और जो भी फाउंडेशन दोनों एक पीस, एक यूनिट काम करे उसके लिए। The direction of the produced force will be opposite to the acceleration imparted by the earthquake। ध्यान रखना बेटा, एक नाम सुना है सुडो फोर्स, याद है? सुडो फोर्स, तो वैसे याद रख लो कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये फोर्स जनरेट होगा बेटा, याद रहेगा सबको? सुडो फोर्स की तरह याद रख लो कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये अर्थक्वेक फोर्स जनरेट होगा बेटा आपका। क्लियर है? ये आपका देखो वहां पे क्या था, वाटर प्रेशर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था, सिल्ट का ऐसा था, लेकिन अर्थक्वेक में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटा आपका। क्लियर है? ये क्या है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस अर्थक्वेक की वजह से। आपका फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, जस्ट यू कैन से डायग्राम याद रख सकते हो कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अर्थक्वेक के केस में। अब बात आ रहा है कि ग्रेविटी डैम में कुछ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला क्या है, ओवर टर्निंग फेलियर, याद आ रहा है कुछ? लास्ट में पढ़ाया था। देखो वेट ऐसा है, टो के अबाउट बात करेंगे बेटा, टो के अबाउट। जो मान लो क्या है, वाटर प्रेशर है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए सेट करेगा h/3 पे। ये क्या चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, जबकि वेट क्या कर रहा है, इसको काउंटर एक्ट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है ताकि ये मेरा ओवरटर्न ना हो। क्लियर है? इसे बोलते हैं ओवरटर्निंग फेलियर। अगर मान लो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है, लाइक वाटर प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर है, अर्थक्वेक है, उनकी वजह से जो जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो इसके वेट के मूवमेंट से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा बेटा, ओवरटर्निंग कर जाएगा मेरा अबाउट टो। क्लियर है? उसे बोला गया ओवरटर्निंग फेलियर बेटा। अब बात है, याद आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, स्टेबिलाईजिंग मूवमेंट क्या है, जो वेट की वजह से है, ऐसा फोर्स जिनकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे क्या हो गया, इसका वेट हो गया डैम का, वो क्या स्टेबिलिटी दे रहा है, तो उसके वेट की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसे बोला गया स्टेबिलाईजिंग मूवमेंट। या और भी फोर्सेज जिनकी वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है उसको रखेंगे ऊपर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज इक्वल्स टू स्टेबिलाईजिंग मूवमेंट डिवाइड बाय ओवरटर्निंग मूवमेंट। कौन सा है बेटा, वाटर प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, अर्थक्वेक फोर्सेस, उनकी वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो नीचे आएगा। उससे बोला गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कितना होना चाहिए, मिनिमम 1.5 होना चाहिए बेटा। क्लियर है? मिनिमम 1.5 होना चाहिए। और ओवरटर्निंग के केस में क्या है, 2 भी हो सकता है। क्लियर है? if the resultant of the all force strike just at the middle third point, उस केस में 2 आपका होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, नॉर्मली 1.5 आपका। अगला क्या है, स्लाइडिंग फेलियर। देखो ओवरटर्निंग में क्या होगा, इस टो के अबाउट क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, ओवरटर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर है? स्लाइड में क्या है, ये पोर्शन स्लाइड कर रहा है, यहाँ से ये पोर्शन स्लाइड कर रहा है बेटा। सेम वही तरीका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग बेटा, स्लाइडिंग। क्लियर है? एफएस कर लो उसको, स्लाइडिंग कर लो। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स रजिस्टिंग स्लाइडिंग, ऐसे फोर्स जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो कौन सा करेगा, इसका वेट है, अब इसका वेट आप बोलोगे सर इसका वेट इसको स्लाइड के अगेंस्ट स्टेबिलिटी कैसे दे रहा है, ये तो मान लिया कि इसके अबाउट इसका मूवमेंट क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ठीक है स्टेबिलिटी दे रहा था मूवमेंट, लेकिन ये फोर्स इसको स्टेबिलिटी कैसे देगा बेटा, ध्यान देखना।
सबको याद है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, याद आ रहा है। देखो इसका वेट है, नॉर्मल फोर्स में एक्ट करेगा, देखो म्यू क्या है, वहां फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, ये क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, याद आ रहा है। स्लाइडिंग फोर्स ऐसे काम कर रहा है, ये रजिस्टिंग फोर्स बन गया बेटा वेट आपका, इसलिए बोला गया इसको रजिस्टिंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स कितना है डिवाइड बाई स्लाइडिंग फोर्स कितना है, उनका रेशियो क्या कहलाया आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग बेटा आपका, क्लियर है। म्यू इंटू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, याद आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है म्यू मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई स्लाइडिंग फोर्स, कौन सा, वाटर प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, अर्थक्वेक, वेव प्रेशर, क्लियर है। अगर मान लो आपका जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एक से कम है तो स्लाइड करेगा, एक से कम का मतलब क्या है कि देखो न्यूमिनेटर क्या है, रजिस्टिंग फोर्स था डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स, देखो अगर एक से कम है इसका मतलब क्या है कि रजिस्टिंग फोर्स कम है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फोर्स, तो बेटा स्लाइड कर जाएगा ना। अगर स्लाइडिंग फोर्स ज्यादा है, अगर स्लाइडिंग फोर्स ज्यादा है तो स्लाइड कर ही जाएगा, तो फेलियर हो ही जाएगा आपका, क्लियर है। तो नॉर्मली क्या ट्राई करेंगे, ये एक से बड़ा होना चाहिए तभी मेरा सेफ होगा बेटा। कई बार मान लो, कई बार मान लो अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एक से कम है, क्लियर है, एक से कम है, तो उस केस में क्या है, आपको एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी उनकी वजह से। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो ऐसा ना, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये क्या, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन मिलेगा, इन सरफेस पे आपको फ्रिक्शन मिलेगा बेटा, क्लियर है। तो आपको एक्स्ट्रा फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है ताकि वो रजिस्ट कर सके बेटा आपको, क्लियर है। वो एक फैक्टर जो आएगा वो आएगा बी मल्टीप्लाई बाई क्यू। बी क्या है, विड्थ ऑफ डैम है, क्यू क्या है, एवरेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेटा, क्लियर है। एक जो मैंने बनाया ना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं यार ना, शियर की बोलते हैं, नाम सुना होगा ये, शियर की, याद रहेगा, शियर की बोलते हैं उनको, जो मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाई थी एक्स्ट्रा फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए। टेंशन फेलियर, टेंशन फेलियर, masonry and concrete dam are usually designed in such a way that no tension is developed। बेटा पता है ना कंक्रीट है, कंक्रीट में टेंशन आएगी तो फेल हो जाएगा बेटा, तभी तो आरसीसी यूज करते हैं। तो मैं क्या ट्राई करना कि वहां टेंशन जनरेट ही ना हो बेटा। देखो इस डायग्राम समझना आप लोग, ये डैम है, इसमें देखो स्ट्रेस डायग्राम बनाया बेटा, मान लो ये क्या है, ऊपर से देखने में सामने का प्लान में एलिवेशन मानो से देखने को मिल रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी मिनिमम या पी मैक्सिमम, क्लियर है, पी मिनिमम एंड पी मैक्सिमम। सबने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो वहां पे, पी बाई ए, पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड, याद आ रहा कुछ, प्लस माइनस एम बाई जेड। एक तो क्या है, जो मेरा वर्टिकल फोर्स है, प्रेशर लोड है, उसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, प्लस माइनस क्या है, अगर मान लो जो आपका वर्टिकल फोर्स है वो इसेंट्रिक है, वो सीजी से पास नहीं कर रहा, इसेंट्रिसिटी है, तो उसकी वजह से मूवमेंट जनरेट होगा, मूवमेंट, तो उस मूवमेंट की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, उससे क्या बोला गया, एम बाई जेड, मूवमेंट की वजह से। जेड क्या बेटा, सेक्शन मॉडुलस आई बाई ए, वो आपका है। इसी फॉर्मूला बेटा जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। हमें क्या ट्राई करना है, एक जगह देखो प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा, जहां प्लस होगा उसे बोला गया पी मैक्स, जहां माइनस है वहां पी मिनिमम बोला गया। हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा टेंशन नहीं हो कहीं पे भी, क्लियर है, कहीं पे भी टेंशन नहीं। देखो प्लस वाला क्या है, दिक्कत ही नहीं, जो माइनस वाला क्या है वहां टेंशन के चांस है, तो उसे क्या बोलेंगे, पी मिनिमम मैंने 0 कर दिया उसको, तो मैंने वहां से इसेंट्रिसिटी निकाल ली कि p/6 हो, वहां तक सेफ है मेरा बेटा, क्लियर है। ये आपका हो गया, टेंशन फेलियर को कैसे रोकोगे, उस इसेंट्रिसिटी को आपने
वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डैम बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाना है। उसमें शो करना है कि देखो ये कौन सा बेटा प्रेशर है, वाटर प्रेशर याद आ रहा है सबको। डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन सा है आपका, ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर है बेटा, क्लियर है। और इन सब का जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स, जितने भी मान लो, उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा बेटा। रिजल्टेंट उसका कहीं ना कहीं तो होगा रिजल्टेंट, जिससे आर बोला गया, क्लियर है। वो रिजल्टेंट आर ये वाला है बेटा आपका। अगर बोला जाए आपसे एलिमेंट्री प्रोफाइल बनानी है ग्रेविटी डैम की, तो क्या करना है आपको, ये बनाना बेटा। ऊपर ट्राइंगुलर है, परफेक्ट ट्राइंगल बनाओ आप एक। अगर एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करें तो आपका ट्राइंगुलर होना चाहिए। नॉर्मली कैसा होता है ग्रेविटी बेटा, ऐसा होगा नॉर्मली आपका। नॉर्मली आपका ग्रेविटी डैम ऐसा होता है। अगर एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करें तो आपको ये बनानी है बेटा, क्लियर है। एलिमेंट्री प्रोफाइल आपकी ये है। और आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा वहां से, वो अगर b/3 से पास करेगा, क्लियर है, उससे बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं बेटा आपको, क्लियर है। अगर आपका इस केस में रिजल्टेंट फोर्स आपका b/3 से पास करे, क्लियर है, तो उससे बोला गया 1/3, मिडिल 1/3 बोला गया, क्लियर है, मिडिल थर्ड रूल बोला गया उसको। अब आपकी बात आ रही है कि लो एंड हाई ग्रेविटी डैम क्या है। लो एंड हाई ग्रेविटी डैम क्या, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डैम passes through the middle third of the base, तो उसे बोला गया लो डैम बोला गया बेटा। in the case of high dam, in order to pass the resultant within the middle third, the section of dam is given an extra slope on the downstream and upstream for achieving the stability of the high dam। देखो बेटा, अगर मिडिल थर्ड से पास करेगा तो लो डैम बोला गया। अब हाई डैम में क्या बात था कि नॉर्मली वो मिडिल थर्ड से पास नहीं करता, b/3 तक पास नहीं करता, क्लियर है, उस b/3 से पास नहीं करता बेटा वो। तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम के देख रहे हो, ये स्लोपिंग एरिया प्रोवाइड कर दिया मैंने ये, ताकि वो वहीं से पास करे, ताकि इसका स्टेबिलिटी बना रहे डैम का बेटा, क्लियर है। इससे बोला गया हाई डैम में, ये डिफरेंस दोनों में। अब बात आ रहा है कि कैसे बनाते होंगे इनको, क्लियर है। जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा कि अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता होगा, वैसे ही क्या है, ग्रेविटी डैम बनाएंगे तो सबसे पहला क्या रहेगा, उस पानी को वहां से डाइवर्ट करना। याद आ रहा है कॉफर डैम, याद आ रहा है कुछ, उस पानी को वहां से टेम्पररी डाइवर्ट करना। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला डाइवर्जन ऑफ वाटर। कैसे करेंगे डाइवर्ट, या तो टनल बना के वहां से डाइवर्ट करोगे उसको, बिल्कुल ठीक, टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के, कॉफर डैम बना के, या एक टनल टाइप, एक टेम्पररी डाइवर्जन चैनल बना के आप उसको पानी को डाइवर्ट करोगे। याद आ रहा है कॉफर डैम, वो यही था बेटा, इसी काम के लिए था। देख रहे हो ये आपका डाइवर्जन टनल हो गया बेटा आपकी, क्लियर है। ये क्या हो गया, आपके कॉफर डैम हो गए, क्लियर है। कॉफर डैम बनाए, पानी को आगे जाने से रोका गया, फिर उसको डाइवर्जन चैनल बना के यहाँ से पास कर दिया गया डाउन स्ट्रीम, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सको, ड्राई एरिया बना के। अगला क्या है, बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम इन 2 स्टेज। कैसे बनाएंगे डैम को 2 स्टेज में। द फ्लो इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्टेड, फ्लो को पहले डाइवर्ट करेंगे, उस एरिया को कन्फाइन करेंगे, लाइक कॉफर डैम या सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर बना के, वाटर फ्री बनाना बेटा उसको। उसके बाद when the work on the lower portion of the dam on half of its length is in one side of the channel get completed, the remaining half width of the channel is closed by a coffer dam. The flow is diverted through the dam outlet, or sometime it may even be allowed to out of the already constructed portion of the dam. The work will continue in the water free zone। देख रहे हो, उसको 2 स्टेज में कर रहे हैं। पहले हाफ विड्थ तक बनाएंगे, फिर उस विड्थ को काम भी ले सकते हो, वाटर को वहां से फ्लो भी करवा सकते हो चाहो तो, अगर, या उसको डाइवर्ट करके भी काम कर सकते, 2 स्टेज में। देख पा रहे हो बेटा, देखो डैम तो पूरा बनेगा ऐसा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, डैम तो पूरा बनेगा। देखो पहले यहाँ पे बनाएंगे डैम, यहाँ पानी जा रहा है, फिर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप डैम बना देना। याद आ रहा है हाफ विड्थ का मतलब क्या है, 2 स्टेज में कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ इतना डैम बना,
यहाँ पानी जा रहा है, फिर क्या होगा, यहाँ पे ये डैम बनेगा, इसके ऊपर से पानी तो जा ही सकता है बेटा, क्लियर है, या डाइवर्ट करके भी पानी बेस, दोनों पॉसिबल थे, ऊपर से जा सकता है या डाइवर्ट करके भी जा सकता है पानी आपका, क्लियर है। अगला आपका आ रहा है फाउंडेशन का ट्रीटमेंट। फाउंडेशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, द मटेरियल अंडरलाइंग द बेस ऑफ डैम दैट इज फाउंडेशन ऑफ द डैम must be strong enough and capable to withstand the foundation pressure, क्योंकि ग्रेविटी डैम है, काफी ज्यादा वेट है बेटा, उसको बियर कर सके। मोस्ट ऑफ द फेलियर कैसे होंगे, जो आपका अंडरलाइंग स्ट्रेटा है, जो बॉटम में है फाउंडेशन के मटेरियल, उसकी वजह से वो उतना लोड नहीं बियर कर पा रहा। द कॉज ऑफ फेलियर वाज फाउंड टू बी प्रेजेंस ऑफ conglomerate in one abutment which was weakened after exposure to moisture from the reservoir. Similarly, the failure of a 60-meter arc dam in France was attributed to the presence of clay seam in the rock at the one abutment. उस abutment में support में आपका rock में clay present है बेटा, उसकी वजह से, क्लियर है। Beside the special remedial measure in particular cases, the foundation treatment कौन कौन से हैं, दो स्टेप में करेंगे। पहला क्या है, प्रिपेयर द सरफेस, उसके बाद ग्राउटिंग, याद आ रहा है ग्राउटिंग, उसके बाद ग्राउटिंग करेंगे। सबसे पहले उस सरफेस को बेटा हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, द सरफेस प्रिपरेशन कंसिस्ट इन रिमूविंग द, देखो बेटा जो लूज मटेरियल है, क्लियर है, उस मटेरियल को वहां से निकाल दो पहला, क्लियर है, उस मटेरियल को वहां से रिमूव कर दो, ये आपका आएगा सरफेस प्रिपरेशन में बेटा आएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या है, उस मटेरियल को वहां से निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राउटिंग करना पड़ेगा बेटा आपको, क्लियर है, आपको ग्राउटिंग करना पड़ेगा। दो टाइप ग्राउटिंग है, पहला आपका आ रहा है कंसोलिडेटेड ग्राउटिंग एंड सेकंड आपका आ रहा है कर्टेन ग्राउटिंग। जहां से आपने उस लूज मटेरियल को निकाला बेटा, वहां पे कुछ तो फिल करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं ग्राउटिंग। तो सबसे पहला आ रहा है कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। क्या है, the entire foundation of the dam is consolidated by grouting. For this purpose, shallow holes are drilled through the foundation of rock. देखो बेटा, जो आपकी फाउंडेशन है उसमें ड्रिलिंग किया गया और ग्राउटिंग किया गया। अगर नीचे मान लो लूज मटेरियल है, उसको निकाल गए, क्लियर है, उससे बोला गया कंसोलिडेटेड ग्राउटिंग। द डेप्थ ऑफ दीज होल्स, बनाए होल कितना होगा, 10 से 15 मीटर, और डिस्टेंस क्या दोनों के बीच की, 5 से 20 मीटर दूर होंगे दो होल, क्लियर है। इन होल बना के इनके अंदर मटेरियल को बेटा इंसर्ट कराओगे, ग्राउटिंग कराओगे आप लोग, क्लियर है। आफ्टर द होल बना दिए, उसके बाद क्या है, सीमेंट एंड वाटर का जो मिक्सचर ग्राउटिंग का, उसको कितने प्रेशर 30 से 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ अप्लाई करोगे बेटा आप लोग। ये बेटा देख रहे हो आप, ये देख पा रहे हो, ये होल्स जो बने थे, क्लियर है, ये जो होल्स बना रखे थे वहां पे ग्राउटिंग करोगे आप लोग। अगला आपका आ रहा है कर्टेन ग्राउटिंग। क्या है, इट हेल्प इन द फॉर्मिंग द प्रिंसिपल बैरियर, और एक कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, जैसे जानते हो आप लोग, एक बैरियर बना रहे हैं, एक बैरियर बना रहे हैं अगेंस्ट द सीपेज थ्रू द फाउंडेशन। फाउंडेशन से सीपेज होगा, पाइपिंग फेलियर होगा बेटा, उसको रोकना है, तो एक कर्टेन, एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बैरियर बना रहे हैं बेटा उस अपलिफ्ट को, ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके। इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर ग्राउटिंग करनी पड़ेगी और डीपर होल बनाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड बेटा आपके। अब उन होल के बीच का स्पेसिंग क्या होगा, 1.2 से 1.5 मीटर, और उनका डेप्थ होगा आपका 10 से 12 मीटर, क्लियर है बेटा। The depth of hole may vary for 30% to 40% of the total upstream water head, क्लियर है। ये आपका देख लो बेटा, ये आपका कर्टेन ग्राउटिंग है, ये आपका कर्टेन ग्राउटिंग है आपका, देख पा रहे हो, ताकि सीपेज रोक दें, क्लियर है। फाउंडेशन ट्रीटमेंट बता बेटा आपको, ड्रिल करके एक होल बनाएंगे, उनके थ्रू ग्राउटिंग करेंगे, देख रहे हो, ये उनके थ्रू ग्राउटिंग करेंगे। ये जो ग्राउटिंग मटेरियल आपका है, स्लरी जो आपकी है। अगला आ रहा है प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट।
it is very essential to place concrete properly and carefully in order to obtain good quality surface. The quality of concrete depend upon placing. जब आपने कंक्रीट को कैसे प्लेस कर रहे हो तो उसकी सरफेस कैसी रहेगी, स्मूथ रहेगी, कैसी क्वालिटी चाहिए उस पर डिपेंड करेगी, ताकि सेग्रीगेशन ना हो बेटा आपका। क्लियर है? इसीलिए बोला गया कि उसको प्रॉपरली प्लेस करना बेटा। During the manufacture of concrete, a considerable amount of air is entrapped in concrete. क्या फायदा है बेटा इसका? कुछ एयर को एंट्रैप कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर। सुना है कभी आपने एयर एंट्रैप कर रहे हैं कंक्रीट में? क्या फायदा है इसका? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ बेटा, कंक्रीट के अंदर एयर को एंट्रैप, एयर की एंट्री देने आने दे रहे हैं। क्यों? क्या फायदा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वर्केबिलिटी बढ़ जाए, जो आप अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाए बेटा। क्लियर है? वर्केबिलिटी बढ़ जाए इसकी। नेक्स्ट आपका, उसके बाद क्या करेंगे? जब आपने कंक्रीट का प्लेसिंग कर दिया, कॉम्पैक्शन कर दिया, उसके बाद क्या याद आ रहा है? स्टेप पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, सिटी के अंदर स्टेप क्या है कंक्रीटिंग में। उसके बाद बेटा आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी। क्यूरिंग क्यों करते हैं? एनी आइडिया? हाइड्रेशन, जो बेटा सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होगा ना, वो उसमें अपनी हीट। स्ट्रेंथ ले ले मैक्सिमम। यस बेटा, सीमेंट के हाइड्रेशन में हीट रिलीज होगी, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उससे ही वो स्ट्रेंथ गेन करता है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस हो सके उसके लिए उसको वाटर चाहिए बेटा, इसीलिए बोला गया कि क्यूरिंग होगा। स्टेप वही रहेंगे कंक्रीटिंग में, जो स्टेप आपने पढ़े होंगे वही स्टेप यहाँ रहेंगे। अगला क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करना बेटा। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे, मान लो गर्मी का टाइम है, 50 डिग्री 60 डिग्री मान लो टेम्परेचर है, उस केस में क्या होगा? वहां पे श्रिंकेज, क्रैक डेवलप हो सकते हैं बेटा। तो वहां का एक टेम्परेचर भी मेंटेन करना हमें यहाँ पे। क्लियर है? इसीलिए बोला गया टेम्परेचर कंट्रोल बेटा। वाटर कूलिंग, वाटर के थ्रू कूलिंग करके या कुछ कूलिंग एजेंट डाल के या लो हीट सीमेंट डाल के बेटा, देख रहे हो कैसे करेंगे? या जो पानी की जगह आइस यूज कर सकते हो वहां पे, या कोल्ड वाटर यूज कर सकते हो। ऐसे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। अब बात आ रही कि ग्रेविटी डैमेज जो बेटा जॉइंट है, अब सबको पता है कि जॉइंट को अच्छे से बनाना होता है, क्योंकि वहां पे क्रैक के या फेलियर के चांस ज्यादा है बेटा आपके। द concreting of a dam is usually placed in block. The size of block will depend upon the size of dam and necessity of construction joint required from the consideration of cracking of concrete. जो joint है, their width कितना? 15 मीटर, not more than 15 मीटर in large dam. Maximum height of a single pour concrete कितना? 1.5 मीटर हाइट जो है। The alternate block of the very first layer which is laid immediately over the rock foundation, उनका डेप्थ क्या होगा? 0.75 मीटर बेटा। Dam section are poured alternately so that each block is permitted to stand several days before another layer is poured on the top of the first layer. एक लेयर से दूसरा लेयर ऊपर जो डालेंगे अल्टरनेटिवली पोरिंग करेंगे बेटा। क्लियर है? Care must be taken to protect the individual dam section from the drying action of air by ensuring full-fledged curing. Curing करना जरूरी है बेटा, वरना क्यूरिंग अच्छे से नहीं होगा तो उसमें क्रैक आएंगे, क्योंकि हाइड्रेशन के लिए उसको पानी चाहिए। With an asphalt emulsion पेंट कर देंगे, उससे क्या होगा? It adheres to the adjoining section and thus to serve as construction joint to reduce cracking in concrete. एस्फाल्ट इमल्सन का पेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा? जो कंक्रीट में जो क्रैकिंग है उसके चांस कम हो जाएंगे, ड्राई नहीं होगा तो। क्लियर है? द वर्टिकल जॉइंट सो डेवलप आर कॉल्ड ट्रांसवर्स जॉइंट। क्लियर है? ट्रांसवर्स जॉइंट। और जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट होंगे उन्हें क्या बोला गया? लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, जो बेटा आपने हाईवे में पढ़े होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट। क्लियर है? वही टाइप है, वही वैरायटी है इसके अंदर भी। ये देख पा रहे हो क्रॉस सेक्शन आपका? ये कौन सी जॉइंट है? हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट बेटा आपके। ये आपके कौन से हो गए? ट्रांसवर्स जॉइंट। याद आ रहा है? वर्टिकल जॉइंट बेटा आपकी। इनके बीच की स्पेसिंग भी बताई गई, कितना स्पेसिंग किस लेयर में काम करेंगे, कितना डेप्थ देना पड़ेगा मटेरियल का।
कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बेटा, ट्रूली स्पीकिंग एवरी जॉइंट विच सो एवरी लेफ्ट इन द डैम शेल बी ए कंस्ट्रक्शन जॉइंट। मान लो बेटा आपने एक लेयर लगा दी, उसके बाद सेकंड लेयर लगाओगे जब आप, तो उनके बीच का तो जॉइंट क्या होगा, वही तो बेटा आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होगा ना आपका। एंड एवरी कंस्ट्रक्शन जॉइंट विल अपोज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस एंड हेंस विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। क्लियर है? therefore there should be no difference between these two, but whether the joint left was needed from the consideration of practical difficulties in laying the concrete in single stretch or it was left intentionally। या तो मान लो कि आप एक पर्टिकुलर डेप्थ तक की कंक्रीटिंग कर सकते हो उस टाइम में, या उस दिन में और कोई दिक्कत भी आ गई या उस दिन उतना ही काम कर पाए, तो दोनों क्राइटेरिया की बात कर रहा है बेटा। या आपने इंटेंशनली छोड़ दिया उसने उतना ही कंक्रीटिंग करके। फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस, समटाइम डिफाइन द लिमिट ऑफ दीज टू टर्म, श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेस को भी ध्यान में रखते हो बेटा। horizontal joint which were emerged from consideration of lift are sometimes called the construction joint, while the joint which are mainly left for shrinkage of concrete are called contraction joint। जब श्रिंकेज होगा, जब श्रिंक करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है बेटा। जैसा आपने पढ़ा होगा हाईवे में, याद आ रहा है, दो टाइम के थे आपके पेमेंट, बिटुमिनस पेमेंट और दूसरा कौन सा था, रिजिड पेमेंट में। दूसरा कौन सा बेटा आपका बिटुमिन के अलावा, सर फ्लेक्सिबल। बेटा फ्लेक्सिबल तो बिटुमिन ही हो गया आपका। दूसरा कौन सा था, रिजिड पेमेंट था, कंक्रीट का सर, कंक्रीट का। तो याद आ रहा है वहां पे कौन कौन से थे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, ट्रांसफर जॉइंट, वो सभी सेम टर्मिनोलॉजी और उनका यूज और यू कैन से उनका जो पर्पज है वो कहीं चेंज नहीं होगा। सिविल में किसी भी फील्ड में आप यूज करो वो पर्पज सेम ही रहेगा बेटा उनका। अगला आपका आ रहा है वाटर स्टॉप्स। वाटर स्टॉप और वाटर बार आर यूज्ड इन आरसीसी एक्वेडक्ट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन द ट्रांसवर्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल जॉइंट, दोनों के अंदर। क्लियर है? द ओपनिंग ऑफ वर्टिकल ट्रांसवर्स जॉइंट एज वेल एज longitudinal horizontal joint in a dam body if not sealed properly। देखो बेटा, अगर आपने वो जो जॉइंट है उनकी ओपनिंग अच्छे से सील नहीं किया है वाटर स्टॉप से, तो क्या होगा, अंदर पानी सीप कर सकता है डैम बॉडी में। तो वही दिक्कत है, हम तो ट्राई यही कर रहे हैं कि सीपेज ना हो डैम बॉडी के अंदर से। अगर जॉइंट से वो हो रहा है तो हमारा पर्पज फुलफिल नहीं होगा। उससे कैसे रोकेंगे, तो जो बोला गया वाटर स्टॉप लगा के। क्लियर है? किससे बने होंगे, मेटल स्ट्रिप, रबर के बने हो सकते हैं, पीवीसी के बने हो सकते हैं आपके वाटर स्टॉप। बेटा ये वाले हैं वाटर स्टॉप। क्लियर? देख पा रहे हो यहाँ पे जॉइंट पे लगा रहे हैं इसको, ये आपके वाटर स्टॉप, ताकि सीपेज ना हो जॉइंट ओपनिंग से बेटा आपका। यह क्या है, ये देखो मेटेलिक, ये वाला देखो, ये मेटेलिक हो गया बेटा आपका। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में क्रैकिंग की बात कर रहा है। व्हेन कंक्रीट सेट, सबको पता है हाइड्रेशन होगा, पानी चाहिए उसमें, और टेम्परेचर रेज होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रेशन की रिएक्शन है बेटा उसमें टेम्परेचर राइज होगा। बट द टेम्परेचर आउटसाइड द डैम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देख रहे हो, अंदर हाइड्रेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है बाहर, तो दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। बोल सकते हैं एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया बेटा आपका। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हाइड्रेशन पे कंक्रीट का, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया। टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा, श्रिंकेज होगा। क्लियर है? तो उसमें श्रिंकेज स्ट्रेस बेटा डेवलप होगा। वेरियस मेजर जनरली अडॉप्टेड इन कंक्रीट ग्रेविटी डैम टू अवॉइड दिस क्रैकिंग आर, कौन से, क्या क्या कर सकते हैं, सीमेंट जितना कम यूज कर सके, या लो हीट सीमेंट यूज कर सकते हो बेटा। क्लियर है? या अच्छी ग्रेडिंग करके सीमेंट की क्वांटिटी कम कर सकते हो तो करो, या लो हीट सीमेंट, नाम सुना होगा सबने, उसको यूज कर सकते हो बेटा आप। क्लियर है? लो लिफ्ट शुड बी यूज्ड फॉर कंक्रीट व्हेन कंक्रीट इज poured, it is poured up to a certain height
इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दिस हाइट इज कॉल्ड लिफ्ट, उस हाइट को लिफ्ट, जितनी हाइट के लिए कंक्रीटिंग, जितनी थिकनेस के लिए कंक्रीटिंग कर रहे हो उसे बोला गया कंक्रीट लिफ्ट बोला गया बेटा। आपको क्लियर है? लिफ्ट इज रिड्यूस्ड, मोर हॉरिजॉन्टल जॉइंट विल गेट डेवलप एंड आल्सो सफिशिएंट कूलिंग टाइम। अगर आपने वो लिफ्ट वो थिकनेस कम कर दी तो क्या होगा, ज्यादा जॉइंट आएंगे, याद आ रहा है, कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट जॉइंट आएंगे, तो वहां पे अगर श्रिंकेज होगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, उस क्रैकिंग को काउंटर एक्ट कर लेगा बेटा आपका। वो जब जॉइंट है तो वहां पे क्रैक होने के चांस कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहां से वो स्ट्रेस आपके रिलीज हो सकते हैं, या उनको कूलिंग के लिए भी एक लेयर से दूसरे लेयर आने में टाइम लगेगा, तो कूलिंग के लिए भी टाइम मिल जाएगा ताकि वो क्रैकिंग रिड्यूस कर सके बेटा हम लोग। by providing suitable space construction joint in addition to the normal construction joint, special low heat cement, मैंने पहले बोला था कि कैसे कर सकते हैं इसको, आ गया, लो हीट सीमेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? गैलरी प्रोवाइड करेंगे डैम में, याद है सबको? फाउंडेशन गैलरी होगा एक होगा इंस्पेक्शन गैलरी बेटा। आपके गैलरी क्या है, एक टाइप का मान लो एक ओपनिंग है, एक रास्ता बना हुआ है डैम की बॉडी के अंदर। इंस्पेक्शन गैलरी हो गया, फाउंडेशन में फाउंडेशन गैलरी हो गया। गैलरीज आर द हॉरिजॉन्टल और स्लोपिंग ओपनिंग और पासेज लेफ्ट इन द बॉडी ऑफ डैम। दे मे रन लॉन्गिट्यूडिनल मींस पैरेलल टू द डैम की एक्सिस, या ट्रांसवर्स मींस नॉर्मल टू द डैम एक्सिस, दोनों तरफ रन कर सकते हैं। क्लियर है? दो है फाउंडेशन गैलरी एंड इंस्पेक्शन गैलरी। The size of a gallery will depend upon the size of dam and the function of the gallery. उस डैम का साइज क्या है, उसको किस काम में ले रहे हो, उसके बेसिस पे इसका साइज होगा बेटा। तो सबसे पहला आपका आ रहा है फाउंडेशन गैलरी क्या है, ए गैलरी प्रोवाइडेड इन द डैम में सर्व वन पर्टिकुलर पर्पज और मोर देन वन पर्पज। फॉर एग्जांपल, a gallery is provided near the rock foundation serve the drain of the water which percolates through the foundation। ऐसा पानी जो फाउंडेशन के नीचे सीप होके जाने वाला था, जो फाउंडेशन से सीप होके जाने वाला था, उसको क्या है, फाउंडेशन गैलरी प्रोवाइड करके पानी को पास कर सकते हो। क्लियर है? ये बोला गया ड्रेनेज गैलरी के लिए काम कर सकते हैं। इट रन longitudinally and it quite near the upstream face of the dam। Drain hole are drilled from the floor of the gallery after the foundation grouting has been completed। Seepage is collected through these drain holes। Beside draining of seepage water, it may be helpful by drilling and grouting the foundation, and when this cannot be done from the surface of dam, अगर surface से नहीं कर पाएंगे तो फाउंडेशन से करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आपका फाउंडेशन गैलरी, उस एक्स्ट्रा पानी को, सीपेज वाटर को निकालने के लिए। देख पा रहे हो फिगर में, ये आपका है फाउंडेशन गैलरी बेटा। मैं आपका नेक्स्ट आपका आ रहा है इसमें इंस्पेक्शन गैलरी, जैसा नाम से पता लग रहा है इंस्पेक्शन पर्पज के लिए। द वाटर वी सीप थ्रू द बॉडी ऑफ डैम इज कलेक्टेड बाय मींस ऑफ ए सिस्टम ऑफ गैलरी प्रोवाइडेड वेरियस एलिवेशन एंड इंटरकनेक्टेड बाय वर्टिकल शाफ्ट। ऑल दिस गैलरीज बिसाइड ड्रेनिंग ऑफ सीपेज वाटर सर्व इंस्पेक्शन पर्पज। इसमें क्या है, इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, सीपेज वाटर भी जो डैम की बॉडी में जो हो रहा है, नोट इन द फाउंडेशन डैम की बॉडी में। They provide access to the interior part of the dam, therefore called inspection galleries। They intercept and drain off the water seeping through the dam body, not foundation। They provide access to the dam। एक तो क्या है, जो डैम की बॉडी में जो सीपेज जो पानी आ रहा है इकट्ठा करके बाहर निकाल देगा, और इंस्पेक्शन पर्पज से भी बेटा काम देगा आपका। क्लियर है? ये देख रहे हो, ये आपका है इंस्पेक्शन गैलरी बेटा, ये आपका है इंस्पेक्शन गैलरी। नेक्स्ट आपका है स्पिलवे। सबको पता है स्पिलवे क्या है, सरप्लस पानी को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पहुंचाना है, तो डैम की बॉडी से एक ओपनिंग होगी, उसे बोला गया स्पिलवे। देख पा रहे हो?